कहानी की शुरुआत में जब हमारा हीरो अपने आंखें खोलता है तब उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देती है। वो देखता है कि उसके हाथ भी किसी बच्चे की तरह हो गया है और तभी वो अपना स्टेटस देखता है। ये जानकर उसे हैरानी होती है कि वो फिर से लेवल 1 पर आ चुका है। तभी वहां पर एक लंबा चौड़ा आदमी आता है जो कि महाराज है। महाराज कहते हैं, ये बिल्कुल तुम पर गया है। इनकी बातों से हमारा हीरो और कंफ्यूज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर दोस्तों, हमारा हीरो फिर से रिबॉर्न हुआ है और इसके बाद जब इसका नाम रखने की बारी आती है तब महाराज इसका नाम नुआ अरारत रखते हैं, जो कि इस किंगडम का 13वां राजकुमार है। इसके बाद महाराज किसी शख्स से पूछता है कि इसकी काबिलियत क्या है। वो कहता है वाटर, और इसीलिए महाराज नोआ को एल्मेरिया जागीर का वारिस बनाते हैं, वो जगह जहाँ पर बहुत सारे वाटर मैजिशियंस हैं। जिसके बाद महाराज कहते हैं, मुझे इसका स्किल्स दिखाओ। और इसके बाद क्रिस नाम का वो पुजारी नोआ की स्टेटस विंडो दिखाता है। दोस्तों, नोआ की वाटर की काबिलियत डबल रैंक का होता है। इसे देख नोआ खुद भी हैरान होता है, साथ ही यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सब भी हैरान होते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स पैदाइशी एस रैंक नहीं होता। और इसी तरह हमारे हीरो नोआ की ये कहानी शुरू होती है, जहां वो एज अ नोबल प्रिंस रीइंकार्नेट हुआ। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये मीरस एम्पायर वॉरियर्स का नेशन है, जो कि एक काफी बड़ी पहाड़ी रेंज पर फैला हुआ है। और इस एम्पायर में काफी अमीर लोग रहते हैं। और इस एम्पायर का जो एम्पायर है उनके 10 से भी ज्यादा बेटे हैं, जिन्हें इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ 6 साल का हो गया है और बाकी के लोगों को उसकी स्टेटस विंडो कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन नोआ को कुछ ऐसी E+S, और ये एस रैंक वाटर के लिए है। लेकिन नोआ के पास एक और काबिलियत है कि जितने ज्यादा लोग नोआ पर भरोसा करेंगे, उसके सबऑर्डिनेट बनेंगे, नोआ उतना ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। और नोआ के इस लेवल की कोई सीमा नहीं है, यानी कि वो जितना चाहे उतना ताकतवर बन सकता है। अब नोआ को तैयार करने के बाद उसके मेड्स नोआ की तारीफ करते हैं कि ये कितना अच्छा बच्चा है, बाकियों से बिल्कुल अलग है। इसके बाद जब नोआ नाश्ता कर रहा था तभी एक मेड आकर उसे बताती है कि क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस उससे मिलने के लिए आए हैं। ये बात सुनते ही नोआ अपने भाइयों से मिलने के लिए जाता है। और दोस्तों, ये है 2nd प्रिंस, साथ ही क्राउन प्रिंस भी एल्बर्ट, और ये है 4th प्रिंस हेनरी। एल्बर्ट कहता है, नोआ हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। और इसके बाद वहाँ पर एक बंदा हाथों में एक छोटी कॉफिन लेकर घबरा हुआ अंदर आता है, क्योंकि उस कॉफिन में जो था उसे देख नोआ भी घबरा जाता है। उसमें एक तलवार थी, एक ऐसी तलवार जो अब तक अनगिनत लोगों की जान ले चुकी है। नोआ सोचता है कि ये आखिर कैसी तलवार है जो क्राउन प्रिंस मुझे तोहफे के रूप में दे रहे हैं। और इसके बाद जब नोआ तलवार को उठाता है, क्राउन प्रिंस मुस्कुराता है और कहता है कि ये तलवार लेवियाथान है, हमारे एम्पायर की सबसे ज्यादा पावरफुल वाटर मैजिक स्वॉर्ड। लेकिन इस तलवार में एक खास बात है कि ये तलवार खुद अपने मालिक चुनता है, और जिसे ये तलवार नहीं चुनता और वो शख्स इस तलवार को उठाता है तब उसका मरना तय होता है। लेकिन इस तलवार ने अपने मालिक के रूप में नोआ को चुन लिया है। इसके बाद क्राउन प्रिंस नोआ की तारीफ कहते हुए करके यहाँ से चला जाता है। बाहर आकर 4th प्रिंस हेनरी पूछता है, क्या उसे इतनी खास तलवार देना सही रहेगा? क्राउन प्रिंस कहता है, उस तलवार ने उसे चुना है, इसका मतलब उसमें काबिलियत है, वो तलवार उसी के पास रहे, यही बेहतर है। अब रात के वक्त नोआ अपने मेड जोई से पूछती है कि आज वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। नोआ के जोर देने पर जोई बताती है कि उसके होम टाउन में बाढ़ आ गई है और इसकी माँ के वहाँ बीमार हो जाने की वजह से अब वो काम नहीं कर पा रही। इसी वजह से जोई की रिश्तेदार चाहती है कि जोई अपने माँ के बदले रेड लाइट एरिया पर काम करे। ये सुन नोआ कहता है, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारी माँ को इस मेंशन पर ले आए, उनके लायक यहाँ काफी काम है। साथ ही कैपिटल के वेस्टर्न आउटस्कर्ट में एक छोटा सा घर भी है, तुम अपनी माँ के साथ वहाँ रह सकती हो। वो नोआ की दरिया दिली देखकर जोई के आंसू निकल आते हैं और वो अपने घुटनों पर झुककर नोआ का शुक्रिया अदा करता है। नोआ अपने मन में कहता है, ये कई सालों से मुझे सर्व कर रही है, मैं ये नहीं देख सकता कि मेरी सर्वेंट एक रेड लाइट एरिया पे काम करे, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। और इसके बाद नोआ अपने बटलर डायलन से कहता है, जोई के होम टाउन में डॉस में बाढ़ आ गई है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जितना हो सके उतना जमीन खरीदो ताकि हम वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। लेकिन डायलन कहता है, पर मास्टर वहाँ पर जमीन खरीदने के लिए हमें लगभग 7 लाख रैंक की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि कैपिटल में एक एवरेज बंदे की सालाना इनकम बस 120 रैंक है, और जो नोआ की रिटेनर से उनकी सालाना इनकम
8,000 रेन है, और अगर नोआ अपने खुद की सारी संपत्ति मिला दे तब भी उसके पास बस 5 लाख रेन ही होंगे। अभी इन्हें 2 लाख रेन की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए नोआ फैसला करता है कि वो साउथ में मौजूद अपनी ज़मीन को बेच देगा। डायलन कहता है, लेकिन वो जगह तो महाराज ने आपको तोहफे के रूप में दिया है। उनकी इजाज़त के बिना उस जगह को बेचना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। नोआ कहता है, अपने लोगों के लिए मैं थोड़ा दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन डायलन उनको शुक्रिया कहता है, क्योंकि वो भी उसी गांव से है जिस गांव से जोई है। अब अगले दिन जब नोआ अपना काम करवा रहा होता है तभी फोर्थ प्रिंस हेनरी उससे मिलने आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो। नोआ बताता है कि वो 200 नामक टाउन पे जमीन खरीदने के लिए जा रहा है। जिसके बाद हेनरी उससे पूछता है, क्या वो उस तलवार से कुछ महसूस कर पा रहा है। नोआ बताता है कि नहीं। हेनरी बताता है, जितना मैं उस तलवार के बारे में जानता हूँ, वो तलवार अपना मालिक खुद चुनती है और अपने मालिक के अलावा वो किसी और की बात नहीं सुनती, और जो लोग उसे ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश करते हैं वो मारे जाते हैं। इसीलिए हेनरी कहता है कि उस तलवार को ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, वरना तुम मारे जाओगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग 200 विलेज में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर नोआ डायलन से कहता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाए और वहाँ से इस गांव की लिस्ट लेके आए। हम इस गांव में रह रहे लोगों को देने के लिए एक नई जगह देंगे, और जोई तुम मेरे साथ आओ। जिसके बाद ये दोनों अंडर कवर होकर गांव के थोड़ा अंदर आते हैं और इस गांव के असहाय लोगों को एम्पायर ओर से खाना भी बांटा जाता है। लेकिन जब नोआ खुद उसको टेस्ट करता है कि वो देखता है कि इसके अंदर बस पानी के अलावा और कुछ नहीं है, और तभी वहाँ लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर गार्डल आता है इंस्पेक्शन करने के लिए। खाना बनाने वाले बावर्ची लोग कहते हैं कि लॉर्ड गार्डल, आपके हिस्से के खाना आपके मेंशन में पहुंचा दिया गया है। लेकिन तभी वह नोआ आकर कहता है कि मतलब यहाँ तुम इन गाँव वाले के हिस्से की खाना चुरा रहे हो। लेकिन गार्डल कहता है, बच्चे तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपनी हाइट से ज़्यादा बात कर रहे हो। मैं तो इन गांव वालों की मदद कर रहा हूँ, इन भिखारियों को खाना खिलाकर। और ये कहकर गारेल और उसके साथ ही हंसने लगते हैं। लेकिन तभी नोआ कहता है, मुझे ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं है जो अपनी ताकत के इस्तेमाल कमजोरों को सताने में करे। लेकिन नोआ की बात सुन गारेल गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है, और अगले ही पल हम देखते हैं द स्वॉर्ड लेवियथन ग्लो करने लगती है और वो उड़ते हुए सीधा नोआ के पास आती है। और जब वो गारेल अपनी तलवार से नोआ पर हमला करने वाला था तब यहाँ वो तलवार अपनी ताकत का नमूना दिखाती है, और उसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उसे संभालने में नोआ को भी दिक्कत आ रही थी। उसे यहाँ चोटें भी आने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी नोआ कहता है कि अगर हमें इस दुनिया में ज़्यादा ताकत के साथ पैदा होते हैं तब हमें उस ताकत का इस्तेमाल उनकी मदद के लिए करना चाहिए जिन्हें भगवान कमज़ोर बनाकर पठाते हैं। यही कहकर नोआ तलवार को पकड़ता है कि अब से तुम मेरी तलवार हो लेवियाथन। और जब भी गैरेल नोआ पर हमला करने वाला था, नोआ अपनी तलवार से उसकी गर्दन को ही काट देता है। गैरियल के सोल्जर्स नोआ को पकड़ने आते हैं और नोआ एक हमला कर वहाँ धमाका कर देता है, और उसके एक हमले से यहाँ काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है। और तभी यहाँ इन नाइट्स का लीडर आता है। फिर ये बंदा कहता है, हमें बचा लीजिए, इस बंदे ने लॉर्ड गैरियल को मार दिया है। लेकिन नोआ को देखकर रॉबिन नाम का ये कैप्टन उसके सामने झुक जाता है। हमें जानने को मिलता है कि रॉबिन को इस एरिया में सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था, और वो फोर्थ प्रिंस हेनरी का सर्वेंट है। और इसके बाद जब सबको पता चलता है कि ये बच्चा 13 इंपीरियल प्रिंस है, सभी लोग ये जान हैरान हो जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। नोआ बताता है कि उसने इस गैरियल को इसलिए मारा क्योंकि ये गांव वाले के हिस्से की खाना अपने जेब में रख रहा था। मैं चाहता हूँ कि अब इन गांव वालों को सही से खाना मिले। नोआ की बात सुन सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और नोआ की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद ये बात क्राउन प्रिंस अल्बर्ट को पता चलती है। वो कहता है, तो उस तलवार ने नोआ को अपना मालिक चुन लिया है। जितना मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा काम का है। अब इसके बाद नोआ महाराज के बुलाने पर उनके पास आते हैं और उन्हें पूरी इंसिडेंट के बारे में बताता है। महाराज कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा किया नोआ, ऐसे लोगों को मौत की सजा होनी चाहिए। वैसे मुझे ये भी सुनने आया मिला है कि तुमने द ग्रेटेस्ट वाटर स्टुअर्ड लेवियाथन को अपने काबू में कर लिया है। और इसके बाद जब महाराज नोआ की स्टेटस देखते हैं तब वो भी देख के हैरान हो जाते हैं कि नोआ की वाटर रैंक ट्रिपल एस रैंक हो गई है।
और ये देख महाराज नोआ की तारीफ करते हैं, जिससे नोआ काफी खुश होता है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि मीरस एम्पायर का कैपिटल नेशन की गवर्नमेंट का सेंटर है, यानी कि ये पूरे एम्पायर का सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल एरिया है। यहाँ के लोग फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल है कि लोग इस जगह को द मोस्ट प्रॉस्परस सिटी इन द वर्ल्ड कहते हैं। और यही नोआ आया हुआ है क्योंकि उसने एक ऐसी लड़की की आवाज़ सुनी है जिसकी आवाज़ बहुत सी सुंदर है। और यहाँ नोआ जोए की काम की भी बहुत तारीफ करता है कि वो कितनी ज़्यादा ब्रिलियंट है, वो हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान भी देती है। इसके बाद नोआ उस जगह पर पहुंचता है जहां वो सिंगर गाना गाती है, और इसके बाद नोआ उस गाना गाते हुए सुनता है। वो ऊपर से उस लड़की को देखता है। जोए बताती है कि इसका नाम एलिस है, जो कि आपका गाना गाने में कला में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। और तभी ऑडियंस में से एक बंदा स्टेज पर आते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ गाना गाकर अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? यहाँ गाना गाकर तुम अपने पिता का कर्जा कभी नहीं उतार पाओगे। और इसके बाद ये टकलू एलिस को गलत तरीके से टच करते हुए कहता है, तुम्हारे पास कितना अच्छा बॉडी है, मेरे पास एक दूसरा तरीका है जिससे तुम अपने पिता का कर्जा बहुत जल्दी उतार पाओगे। लेकिन तब नोआ उनको पास आकर कहता है, क्या तुम लोग ये भूल चुके हो कि इंपीरियल लॉ 67 आर्टिकल 2 के अंदर ये साफ तौर पर लिखा गया है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के कर्जा चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम जो उसके साथ ये करने की कोशिश कर रहे हो वो एक क्राइम है। लेकिन तभी ये बंदा नोआ की कॉलर पकड़ लेता है, उसे गालियाँ देते हुए। तो नोआ अपनी तलवार निकाल कर उन सभी को इंज्यूर्ड कर देता है, जिसके बाद वो तीनों यहाँ से डरकर चले जाते हैं। और तभी नोआ एलिस से कहता है कि अगर ये लोग फिर से तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। और इसके बाद सभी लोग जहाँ हैरान होते हैं कि ये छोटा सा बच्चा इंपीरियल प्रिंस है। इसके बाद नोआ एलिस से कहता है, मैं तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ, तुम्हें अपनी माँ के ट्रीटमेंट का भी खर्चा उठाना पड़ता है। कैसा रहेगा तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें पर मंथ 25 रेन दूंगा, तुम बस अपनी सिंगिंग की काबिलियत को और भी ज्यादा इम्प्रूव करो। ये बात सुन एलिस खुश होकर नोआ को थैंक्स कहती है। इसके बाद जब नोआ अपने मेंशन पर पहुंचता है तब वो वहाँ गेट पर कुछ लोगों को देखता है और पूछता है कि ये लोग कौन है। इवेलियन बताती है कि इनका कहना है कि ये लैंडर्स है। उन्हें देखते ही नोआ पहचान जाता है कि ये वही लोग हैं जो एलिस को परेशान कर रहा था। लेकिन यहाँ वो नोआ की अपने बदसलूकी के लिए माफी मांगने आए हैं, और नोआ कहता है कि उसके पास उन लोगों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। तभी वहाँ फोर्थ प्रिंस हेनरी आकर कहता है, काफी अच्छा फैसला है तुम्हारा, ऐसे लोगों से मिलना किसी भी राजकुमार के लिए शोभा नहीं देता। अब इसके बाद एक साथ बैठकर बात करते हुए नोआ बताता है कि वो उन लैंडर से इसलिए भी नहीं मिल रहा ताकि लोगों को ये लगता रहे कि एक राजकुमार उनसे नाराज है, ताकि वो एलिस को परेशान ना करे। ये जान हेनरी कहता है, तुम सच में बहुत होशियार हो, फ्रैंक और कैरी भी तुम्हारी ही उम्र का है, पर वो तुम्हारे जितने इतना नहीं सोचते, खास करके कैरी, उसे चीज़ें सीखने में बहुत वक्त लग रहा है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि भले ही ये सब इंपीरियल प्रिंस भाई हो, लेकिन इनके माएँ अलग अलग है। लेकिन गैरी और हेनरी सगे भाई हैं, इसीलिए उनके बीच के कनेक्शन ज़्यादा डीप है। इसके बाद हेनरी कहता है, देख कर लगता है कि तुमने उस मैजिक शॉट को अपना गुलाम बना लिया है, तुम्हारे लिए उसको यूज़ कर पाना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि नोआ अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो देख हेनरी भी हैरान हो जाता है। और इसके बाद नोआ अपनी तलवार को एक कीचेन की जितना छोटा बना लेता है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये तलवार इनके पास पिछले 200 सालों से है, लेकिन इस तलवार में क्या क्या काबिलियत है ये कोई नहीं जानता। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ के मेंशन के सामने ही ये झुके हुए रात हो जाती है, जिस वजह से ये बंदा गुस्सा हो जाता है और नोआ को भला बुरा कहने लगता है। लेकिन तभी वहाँ हेनरी और नोआ आ जाते हैं, और नोआ की तलवार की प्रेशर की वजह से ये बंदा घुटने के पर झुक जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ किसी जगह पर आया हुआ है, शायद वो एक पार्टी है, और नोआ को साथ होता है रेडॉक नाम का यह शख्स। और नोआ के आते ही सभी लोग उसके स्वागत में तालियां बजाते हैं और इसकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं। और इसके बाद सभी लोग ये जान हैरान हो जाते हैं कि नोआ के पास नेशनल ट्रेजर द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड लेवियाथन है, जो क्राउन प्रिंस ने उसे तोहफे के रूप में दिया है। लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि ये शायद से डुप्लीकेट हो गया। सो अब नोआ यहाँ अपने तलवार का थोड़ा पावर रिलीज करता है, जिससे कि सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। और इसके बाद रेडॉक नोआ की तारीफ
करते हुए कहता है कि आप तो कमाल के हो और आपके तलवार में तो कमाल की ताकत है। और इसके बाद सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि यही असली तलवार लेवियाथन है। और जो बंदा नोआ को ताना मार रहा था वो तो अभी तक डरा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग नोआ को ग्रीट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन, काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स। और यहाँ पर नोआ एक बाप बेटी को देखकर ही पहचान जाती है कि ये बेटी अडॉप्टेड है। इसके अलावा नोआ और भी बातें बताता है, जैसे ये लड़की पहले एक गुलाम रह चुकी है। वो आदमी कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, ये मैंने इसे एक गुलाम के रूप में खरीदा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही होशियार है, इसीलिए मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखता हूँ। नोआ कहता है मुझे तुम्हारी बातें सुन काफ़ी अच्छा लगा, मैं तुम्हें कभी अपने मेंशन में बुलाऊंगा। ये सुन ये बाप बेटी नोआ को शुक्रिया कहती है और फिर यहाँ से जाने लगते हैं। क्योंकि नोआ ने इन्हें अटेंशन दी है तो अब बाकी के लोग भी अटेंशन इन बाप बेटी पर आ गई है। इसके बाद नोआ जब भी अपनी तलवार को छूती है इस लड़की को यह महसूस हो जाती है। नोआ कहता है जब से मैंने अपनी तलवार का यूज़ किया है वो लड़की उस आदमी को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि जितना दिखता है वो लड़की उससे काफ़ी ज़्यादा काबिल है। अब अगले सीन में जब नोआ बाजार में आता है तब उसे वहाँ पर 8 पिंस ऑस्कर मिलता है। वो वहाँ रुककर नोआ से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। नोआ बताता है कि वो बस यहाँ पर घूम रहा है। ऑस्कर कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है तो क्यों ना तुम मेरे साथ ट्रेजर हंट पर चलो। इसके बाद ये दोनों कोबल्ट स्ट्रीट पर आते हैं। हमें बताया जाता है कि इस एरिया में काफ़ी सारा एंटिक चीज़ें मिलता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर कोई अच्छी चीज़ ढूंढने की ट्राई करते हैं पर इन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन नोआ यहाँ एक किताब खरीद लेता है। ऑस्कर ये देख हैरान हो जाता है कि ये तो ग्रिमवार ऑफ एंड्रेडिया है, एक लेजेंडरी सॉर्सरर की ग्रिमवार, एक जेन्युइन ट्रेजर है। और तभी नोआ अपनी तलवार निकाल कर इस किताब पर लगा देता है जिससे कि एक ग्रिमवार खुल जाता है और इससे बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर निकलता है और एक ताकत निकलता है जिसका अपना एक खुद का कॉन्शियसनेस होता है। और ये देख ऑस्कर की भी फट जाती है क्योंकि ये उसी महान सॉर्सरर की स्पिरिट होती है जिसने हवा को अपने काबू में किया हुआ था। लेकिन नोआ इससे लड़ता है, वो इस पर अपने तलवार से वार करता है जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। और इसके बाद वो ग्रिमवार नोआ को अपने मालिक के रूप में चुन लेता है जिसके नोआ की रैंक बढ़ जाती है। ये देख ऑस्कर भी सोचने में पड़ जाता है कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर कब हो गया। तभी वहाँ एक बंदा आकर कहता है मैं इस एरिया में एक एंटिक शॉप चलाता हूँ, मेरा नाम एलन है और राजकुमार आपकी काबिलियत देख मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ जो शायद आपको पसंद आएगा। इसके बाद वो बंदा उन दोनों को अपनी दुकान में ले आता है और इन्हें एक अंगूठी दिखाता हुए कहता है जिससे मैं एक अंगूठी खरीदी थी। उसने मुझे कहा था कि ये आप अंगूठी अपना मालिक खुद चुनेगी, लेकिन इसने कभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि ये कचरा है, लेकिन जब भी मैं इसे फेंक देता ये अंगूठी मेरे पास वापस आ जाती। जिसके बाद नोआ इस अंगूठी को पहनकर देखता है जिससे वो अंगूठी चमकने लगता है और नोआ को एक आवाज़ सुनाई देती है कि आप अब मेरे नए मालिक हैं। और इसके बाद वो अंगूठी एक आर्मर में तब्दील हो जाती है। लेकिन नोआ देखता है कि उसके स्टेटस विंडो में कोई भी फर्क नहीं आया है। नोआ कहता है कि मैं इस अंगूठी की कीमत तुम्हें जल्दी दे दूंगा और ऑस्कर कहता है कि तुम रहने दो, मैं अंगूठी तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ, इसे मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक तोहफा समझना। और इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर नोआ को जोई के पास छोड़ देता है। नोआ अपने भाई ऑस्कर को शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी यहाँ वो बंदा आ जाता है और नोआ पर हमला करता है। पर नोआ अपनी अंगूठी से एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और इसके बाद इस बंदे को पकड़ लिया जाता है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि नोआ ने इस अंगूठी को अपनी तलवार के साथ लिंक कर लिया है। ऑस्कर ये देखकर हैरान हो जाता है कि नोआ ने इतना जल्दी इस अंगूठी को मास्टर भी कर लिया। इसके बाद नोआ एलिस की परफॉर्मेंस देखने जाता है और हमें जानने को मिलता है कि उस टकलू का खेल खत्म हो चुका है जिसने नोआ पर हमला किया था। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाता है कि एलिस के साथ कोई बंदा छेड़खानी कर रहा था और एलिस को लेकर यहाँ दो बंदों के बीच लड़ाई भी होने लगती है। लेकिन तभी बीच में नोआ आ जाता है और वो अपनी तलवार से दोनों को सबक सिखाता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद नोआ इस हॉल के ओनर से कहते हैं कि उन लोगों को फिर कभी मत अंदर आने देना। पर वो ओनर कहता है कि ऐसे ही लोगों को वजह से ही तो मेरा धंधा चलता है, अगर मैंने उन्हें आने से रोका तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा।
सोनुआ कहता है कि मैं तुम्हारे इस बिजनेस को खरीदता हूँ और फिर उस ओनर को 1000 रेन देता है। एलिस कहती है प्रिंस मैं आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगी, आप मुझ पर इतने उपकार कर रहे हैं। नोआ कहता है मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना पसंद है, तुम बस गाना गाते रहो और इसी तरह तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। यह बात सुन खुशी के मारे एलिस के आंसू आ जाते हैं और पहली बार हमें एलिस की आंखें दिखाई जाती हैं। इसके बाद हमें नोआ अपनी जगह पर आके बैठता है और फिर एलिस अपने गाना गाना शुरू करती है। पर नोआ यह अपने मन में कहता है मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये लड़की किसी खजाने से कम नहीं है। अब अगले सीन में जब नोआ तैयार हो रहा था तभी उसे बताया जाता है कि उससे मिलने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ होलजॉय डेड मारने आया है। नोआ कहता है उन्हें अंदर आने दो। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि रॉयल फैमिली में जब भी कोई राजकुमार पैदा होता है तब उसे कोई ना कोई जागीर दी जाती है ताकि वो छोटी उम्र में ही कि किस तरह से कि शासन किया जा सकता है और उस जागीर में रहने वाले लोग उस राजकुमार को ही अपना राजा मानते हैं। और एल्मेरिया जागीर में पैदा हुआ डेड मार्ले भी नोआ को अपना राजा मानता है। अब इसके बाद इनके बीच बातचीत होता है और हमें जानने को मिलता है कि लगभग 1.5 साल पहले नोआ डेड से पहली बार मिला था जब महाराज ने डेड को एज अ गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट किया था। नोआ पूछता है जितना मुझे पता है तुम्हें होलजॉय टाउन में बार के बाद वहाँ की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए भेजा गया था। हमें जानने को मिलता है कि होलजॉय एक ऐसा एरिया है जहाँ पर फसलें बहुत अच्छे से होती है और पानी के करीब होने की वजह से वो अक्सर बाढ़ की वजह से पानी में डूब जाता है। और डेड अभी यहाँ पर एक समस्या लेकर आया है। डेड बताता है कि इन्हें काफी वक्त की फंडिंग नहीं मिली है जिसकी वजह से इनका काम भी रुका हुआ है। अब ये जानकर नोआ डेड को अपने साथ फाइनेंस मिनिस्टर के पास ले आता है। इसका नाम मैब्रिक है और नोआ पूछता है आखिर डेड को उसके काम के लिए फंडिंग क्यों नहीं मिल रहा है, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। मैब्रिक कहता है कि होलजॉय टाउन में हर साल बाढ़ आती है, इसीलिए हमारे अच्छे महाराज ने इस टाउन के लिए टैक्स लगभग खत्म कर दिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने काम के लिए उसी टैक्स से बचने वाले पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। नोआ कहता है कि महाराज ने इनके टैक्स की इसलिए माफ किया क्योंकि उन लोगों के पास पैसे ही नहीं है और जब इन लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो ये लोग इस्तेमाल किसका करेंगे। सो मैब्रिक कहता है लेकिन हमारे पास इस वक्त इन्हें भेजने के लिए जरा भी पैसा नहीं है। आपको तो याद ही होगा ना कि हमारे महाराज अब दिन बे दिन बूढ़ा हो रहे हैं, इसीलिए हम समर्स के लिए उनके लिए एक ऐसा विला बना रहे हैं जहां उनको गर्मियों में जरा भी गर्मी ना लगे और गर्मी में ठंडक का एहसास हो। और वो विला बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसीलिए डेड को देने के लिए हमारे पास काफी पैसा नहीं है। नोआ कहता है ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, एक गांव जिसमें बाढ़ की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है उनकी मदद करने की वजह हम एक विला बना रहे हैं। तुम्हें क्या मैं और मेरे पिता बेवकूफ़ लगते हैं जो हम तुम्हारे बात पर यकीन कर देंगे। ये सुनते ही मैब्रिक नोआ के सामने झुककर कहता है कि मेरी बातों का ये मतलब नहीं था, अब जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इनके लिए फंडिंग का इंतजाम कर रहा हूँ। और नोआ की बात करने की काबिलियत देखकर डेड कहता है आप सच में कमाल के हैं राजकुमार, आपने सिर्फ अपने बातों से फाइनेंस मिनिस्टर को घुटनों पे ला दिया। मैं इस उपकार के लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। इसके बाद डेड अपना काम पर निकल जाता है और इसके बाद एक बंदा नोआ के लिए एक मैसेज लेकर आता है कि महाराज ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। और इसके बाद जब नोआ महाराज के पास पहुंचता है, महाराज कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छे से होलजॉय सिटी का मामला निपटाया है। नोआ कहता है मैंने वही किया है जो कोई और करता। पर महाराज नोआ के सिर पर हाथ रखकर कहता है तुमने सही कहा, लेकिन इन 6 साल के बच्चे के लिए चीजों को इतने अच्छे से हैंडल कर पाना मेरी नजरों में तो लगभग नामुमकिन है। वैसे यह है लेवियाथन द स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर स्वॉर्ड और इसने तुम्हें अपने मालिक के रूप में चुन लिया है, लेकिन इसके हिस्ट्री उतना कुछ खास अच्छा नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड्समैनशिप में माहिर एक इंस्ट्रक्टर को यहाँ बुलाया है। और इसके बाद हमें किंगडम का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन डेमियल नोबेल देखने को मिलता है। महाराज कहते हैं तुम इनसे स्वॉर्ड्समैन सीखोगे। और तभी यहाँ डेमियल कहता है महाराज अगर आपकी इजाज़त हो तब मैं राजकुमार के साथ एक छोटा सा मुकाबला करना चाहूँगा ताकि मैं उनका काबिलियत को परख सकूँ। अब इसके बाद डेमियल कहता है राजकुमार अब जैसे चाहो मुझ पर हमला कर सकते हैं। और इसके बाद जब नोआ हमला करता है तब उसके हमले को डेमियल बहुत आसानी से रोक लेता है। और तभी नोआ को लेवियाथन की मेमोरीज याद आती है, जैसे कि किस तरह इसका पुराना मालिक लेवियाथन को यूज़ करता था। और इसके बाद नोआ डेमियल से लड़ते हुए उसकी
तलवार को दूर उछाल देता है। जिसके बाद डेमियन कहता है, महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा, पर राजकुमार को सिखाने के लिए मुझे में कोई काबिलियत नहीं है। राजकुमार भले ही बस 6 साल के हो, पर इनमें एक अद्भुत काबिलियत है। ये बात सुन महाराज हंसते हुए कहते हैं, तुम सच में लाजवाब हो नोआ। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इस साल के 9th सिलेक्शन एग्जाम का हेड बना दूं? नोआ कहता है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा महाराज। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि 9th सिलेक्शन एग्जाम एक ऐसा इवेंट है जहां पर पार्टिसिपेंट पूरे एम्पायर से आते हैं और इस एग्जाम के जरिए एम्पायर के लिए वॉरियर को चुना जाता है। इस एग्जाम में 2 लोग अपने आपस में लड़ते हैं और जो जीत जाता है उन्हें फाइनल बैटल के लिए कैपिटल बुलाया जाता है, और जो इस एग्जाम में अव्वल आता है उसे नाइट का टाइटल मिलता है। साथ ही वो डायरेक्टली अपर रैंक में भी ज्वाइन हो जाता है। और फिर उस नाइट का सबसे पहला काम होता है हेड जज का एक सबॉर्डिनेट बनना, यानी कि नोआ को अपने लिए एक बहुत ही अच्छा टैलेंटेड नाइट मिल सकता है। जिसके बाद नोआ कहता है, अगर महाराज की इजाज़त हो तब मैं उन नाइट का सिलेक्शन और उनका जजमेंट कैपिटल में रह कर करना चाहूँगा, ताकि मैं इस एग्ज़ाम के लिए हर एक ताकतवर और वॉरियर को चुन सकूँ। महाराज नोआ की इसकी इजाज़त दे देता है। और अगले सीन में अपने मेंशन में नोआ जोई से पूछता है कि क्या उसके गांव में ऐसे वॉरियर्स है जो नाइट सिलेक्शन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। जोई बताती है कि हाँ, उनके गांव के हर साल एक वॉरियर को इस एग्जाम के लिए भेजा जाता है, और उनके गांव से सिर्फ एक ही वॉरियर को इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि इनके पास ज़्यादा वॉरियर के लिए ट्रैवल और एक्सपेंसेस के लिए फंड नहीं होता है। ये बस नोआ कहता है, मैं खुद चुनना चाहूँगा कि तुम्हारे गाँव में कितने वॉरियर इस एग्जाम के लायक हैं। अगर मुझे ज़्यादा वॉरियर पसंद आते हैं तब मैं उनके ट्रैवलिंग और एक्सपेंसेस का खर्चा खुद उठाऊंगा। इसके बाद नोआ डायरन को बुलाकर कहता है, कैपिटल में जितने भी खाली घर हो उन सभी को खरीद लो, हम वॉरियर्स को रहने के लिए एक डॉर्मेटरी बनाएंगे। और नोआ की बातें सुन जोई तो उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब इसके बाद नोआ इस बंदे से मिलता है। तुम्हें याद होगा इस बंदे से नोआ पार्टी में मिला था, और ये बंदा बहुत ही कम कीमत पर अपने होटल पर नोआ के जो गेस्ट वॉरियर्स उन्हें रहने देता है। लेकिन नोआ समझता है कि कोई भी मर्चेंट घाटे के सौदा कभी नहीं करेगा, इसीलिए वो उनसे पूछता है कि क्या तो आखिर तुम्हें क्या चाहिए। ये बंदा कहता है, आप सच में कमाल के हैं, इतनी छोटी उम्र में भी आप ये बातें कितने अच्छे से समझते हैं। आगे बंदा बताता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम की तरह ही पैलेस एम्प्लॉयमेंट एग्जाम होता है, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में किस तरह के लोगों को हायर किया जाता है। यानी कि यह बंदा अपने बेटी को पैलेस में काम करवाना चाहता है ताकि इससे पैलेस में चल रही बातों की जानकारी मिल सके। साथ ही अगर महाराज ने इसकी बेटी को किसी रात के लिए चुन लिया तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब इसके बाद नोआ कहता है, पहले मैं जानना चाहूँगा कि तुम किस लड़की को काम करवाना चाहते हो। अगर मुझे वो पसंद आई तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब नोआ ने यहाँ पर अपना बड़प्पन दिखाया है, इसीलिए बंदा और इसकी बेटी झुककर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और वह बंदा कहता है, राजकुमार मैं आपके इजाज़त चाहता हूँ कि मैं आपके क्रेस्ट को अपने स्टोर पर एज अ साइन लगा सकूँ। नोआ कहता है कि ऐसा करके तुम पूरी तरह से मेरे अंडर आ जाओगे और मैं कभी भी धोखा सहन नहीं कर दूंगा। और इसके लिए वो बंदा राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैरॉन को अपना सबऑर्डिनेट बनाने के बाद नोआ के स्टैट्स इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन तब ये नोटिस करता है कि उसका एक स्टैट कम हो गया है। शायद से एल्मेरिया में कुछ हुआ है। जोई, मैं महाराज से मिलने जा रहा हूँ, तुम वापस पैलेस में चली जाओ। और इसके बाद नोआ महाराज को इसके बारे में बताने के लिए चला जाता है कि अल्मेरिया में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तभी एक बंदा महाराज को एक मैसेज देता है, जिसके बाद महाराज कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा नोआ, अल्मेरिया में कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया है। क्या लगता है तुम्हें कितने लोग होंगे? नोआ थोड़ी देर सोचकर कहता है, मुझे लगता है कि इस वक्त उनका ग्रुप ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। महाराज कहते हैं, इस विद्रोह में टोटल 5000 लोग शामिल हैं और तुम्हारे जागीर में हुआ है, तो क्या तुम खुद इस विद्रोह का सामना करोगे? नोआ कहता है कि मैं इतना बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए इस वक्त बहुत छोटा हूँ, बेहतर यही होगा कि अब मेरे किसी बड़े भाई को भेज दे। महाराज कहते हैं, मैंने तुमसे ऐसा जवाब की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन चलो कोई ना, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं, तो हमें किसे भेजना चाहिए? नोआ 4th प्रिंस हेनरी को सजेस्ट करता है, क्योंकि उसे हेनरी की काबिलियत पर
पूरा यकीन था। महाराज कहते हैं बहुत अच्छे। अब अगले सीन में हम नोआ और हेनरी को देखते हैं जो घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। हेनरी कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें ये लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, मुझे यकीन है कि तुम इसमें जीत जाते और ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होती जो तुम्हें काफी फायदा करवाती। नोआ कहता है कि मैं भले ही जीत जाता लेकिन मेरे आदर्शों से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते। और अगले ही पल में नोआ को कुछ में सेंस होता है और वो घोड़ा गाड़ी को रुकवा देता है। दोस्तों नोआ को सेंस हो गया है कि विद्रोह करने वाले लोग आसपास है और इसके बाद जब वो बाहर आता है कुछ ट्रैप्स अनलॉक हो जाते हैं और वो नोआ को कैद कर देते हैं और फिर कुछ लोग नोआ को घेर लेते हैं। पर हम देखते हैं कि नोआ बिल्कुल सही सलामत होता है। उसने कई सारे शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था और इसके बाद नोआ अपनी तलवार निकाल कर उनसे लड़ने लगता है। वो यहाँ मौजूद सभी गद्दारों को बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हेनरी कहता है तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, वैसे कितना अच्छा होता अगर हम इन्हें इंटेरोगेट कर पाते। नोआ बताता है कि ये सब मरे नहीं है, जिंदा है, बस मैंने इन्हें बेहोश कर दिया है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि अल्मेरिया में ज़्यादा वर्ड हॉर्सेस नहीं है, यानी कि ऐसे घोड़े जिन पर बैठकर लोग फाइट करते हैं। अब अगले दिन नोआ ब्रांड से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम अल्मेरिया में भी अपना व्यापार करते हो, है ना? अब मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ वो अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी मौत पक्की है। अल्मेरिया में कुछ लोगों को विद्रोह कर दिया है और मुझे ये जानने को मिला है कि वहाँ पर कई सारे कैवलरी मैन हैं, यानी कि ऐसे वॉरियर जो घोड़े पर बैठकर फाइट करते हैं। मैं तुम्हें 10,000 रन देता हूँ, जाओ और मेरी जागुर में मौजूद जितने भी घोड़े हैं उन्हें खरीद लो। और दोस्तों फोर्थ प्रिंस हेनरी के मुताबिक जो घोड़े अल्मेरिया में विद्रोह करने वाले लोगों ने खरीदा है वो किसी और जगह से खरीदा है, ना कि अल्मेरिया से। ब्रायन कहता है लेकिन अगर मैंने उन सोल्जर्स के राशन पूरा खरीद लिया तो फिर वो चोरी चकारी करने लगेंगे। लेकिन यही तो नोआ का चाहता था। नोआ ने एक बहुत अच्छा सा प्लान बनाया है ताकि उसके भाई को विद्रोह करने वालों से लड़ने में आसानी हो। अब अगले सीन में हम नोआ को महाराज के साथ देखते हैं और जिन असैसियन ने नोआ को हराया था उनसे महाराज को कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि वो असैसियन नोआ को किडनैप करने वाले थे ताकि वो नोआ के बदले महाराज से मोटी रकम वसूल सके। नोआ कहता है लेकिन वो इतनी आसानी से तो ये सब कबूल नहीं कर सकते, शायद वो झूठ बोल रहे हैं। महाराज कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम ये पता लगा लेंगे कि वो सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। और वैसे ये बहुत अच्छा हुआ कि जो तुम किडनैप नहीं हुए, वरना एम्पायर के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। और वैसे घोड़े खरीदने का तुम्हारे जो प्लान है वे काफी अच्छा है। नोआ ये जान हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी महाराज को उसके प्लान के बारे में पता भी चल गया। जिसके बाद महाराज कहते हैं क्राउन प्रिंस अल्बर्ट ने मुझे एक सजेशन दिया था कि मैं उन विद्रोह करने वाले को भूखा मरने छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा तब वो गद्दार लोग हमारे लोगों पर हमला कर सकते हैं, जो कि जरा भी अच्छा नहीं है। लेकिन सच में तुम्हारा प्लान काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। चलो मैं तुम्हारे क्रश के ऊपर एक स्वॉर्ड का एडिशन निकाल देता हूँ। दोस्तों एडिंग अ स्वॉर्ड का मतलब है एक वॉरियर का सिंबल, और महाराज की इजाजत के बिना ऐसे सिंबल क्रिएट करना सजाए मौत है। लेकिन अगर महाराज खुद इसकी इजाजत दे देते हैं तो ये सबसे बड़े ऑनर्स में से एक होता है। इसीलिए नोआ यह महाराज को शुक्रिया कहता है। अब इसके बाद नोआ ब्रायन से मिलता है जो इसके इंतजार कर रहा था। वो नोआ को बताता है कि नोआ ने उसे जो काम दिया था वो उसने कर दिया है। इसके आगे वो कहता है उन विद्रोही लोगों का लीडर कारफून है। कारफून एक ऐसा शख्स है जो अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि राजकुमार आप संभल कर रहिए। और तभी एक मेड नोआ को आकर बताती है कि यह घायल आदमी मेन गेट पर आया हुआ है और वो आपको एक अर्जेंट रिपोर्ट देना चाहता है। इसके बाद नोआ उस बंदे से मिलता है। मैं अल्मेरिया का एडोरा में एज अ नाइट सर्व करता हूँ और मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि अल्मेरिया में विद्रोह शुरू हो गया है और उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। नोआ कहता है मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया, अब इनका इलाज करवाओ और रिवॉर्ड के रोम पर इन्हें 500 नहीं 1000 रन दो। यह जान ब्रायन नोआ से कहता है कि वो खबर उतना भी काम का नहीं है, फिर आप उसे इतना बड़ा रिवॉर्ड क्यों दे रहे हैं। पर नोआ कहता है वो बस एक मामूली सा नाइट है जो अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए आया है, तो मैं कम से कम उसे अपने वफादारी का इनाम तो दे ही सकता हूँ। अब शाम के वक्त जोई थोड़ी परेशान
नोआ के पास आती है और नोआ को एक पैसों की थैली देती है जिसमें 500 रन थे। और इसके बाद वो उसे एक स्लीपिंग ड्रग भी दिखाती है और ये दोनों चीज़ें उसे एक शख्स ने दिया है जिसे वो नहीं जानती। उस आदमी ने कहा था कि वो इस ड्रग को नोआ को चाय में मिला दे और इनाम के रूप में उसने जोई को ये 500 रन दिए। नोआ समझ जाता है कि वे उन्हें गद्दारों का काम है, लेकिन वो पूछता है तुम ये सारी चीज़ें मुझ तक क्यों पहुंचाई हो। जोई यहाँ कहती है आपने मेरे लिए, मेरी माँ के लिए और मेरी गाँव के लिए कितना कुछ किया है, मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। लेकिन उन लोगों का कहना है कि अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो वो मुझे मार देंगे, पर इसके बावजूद भी मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। ये सुन नोआ जोई को एक रिवार्ड देती है, काबिल ये तारीफ है जो तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, और एज रिवार्ड उन्होंने तुम्हें जो अमाउंट दिया है मैं बस उसमें एक 0 ऐड कर रहा हूँ। साथ में एक और काम है जो तुम्हें मेरे लिए करना होगा। वो पूछती है कि मुझे आपके लिए क्या करना होगा। नोआ कहता है कि मुझे इस ड्रग को पीने वाला हो, फिर जब मैं सो जाऊँ तो मुझे उनके पास ले जाना और उसके बाद वहाँ से तुरंत भाग जाना। दोस्तों शायद नोआ ने काफ़ी अच्छा प्लान बनाया है और अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ किडनैप हो चुका है और जब उसे होश आता है तब उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और नोआ के पास अपने अंगूठे और अपने तलवार दोनों होते हैं और यहाँ पर वो बहुत आसानी से अपनी रस्सियों को काट देता है। और इसके बाद वो लेवियथन के मेमोरीज के जरिए देखता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बेहोश होने के बाद वहाँ कुछ लोग आए और वो उन्हें किडनैप कर घोड़ागाड़ी के जरिए यहाँ तक ले आए और इसके बाद नोआ इन गद्दारों से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। नोआ को देख यह गद्दार कहते हैं पिछली बार तो तुम्हें तुम्हारे भाई ने बचा लिया था, इस बार कोई नहीं आने वाला। पर नोआ बहुत ही आसानी से एक असैसिन को खत्म कर देता है और कहता है शायद तुम लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और इसके बाद नोआ उनसे लड़ने लगता है। नोआ अपनी तलवार से उन सभी को खत्म कर देता है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ जोई भी काफी सारे सैनिकों को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। नोआ कहता है इन सभी को बंदी बना लो, लेकिन ऐसे करते हुए एक असैसिन की तलवार गिर जाती है तो एक सोल्जर उस तलवार को उठाने वाला था, पर नोआ चिल्लाकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर उन सभी को थोड़ा दूर हो जाने को कहता है। क्योंकि दोस्तों नोआ को इस तलवार से बहुत ही ज्यादा खतरनाक कर्स्ड एनर्जी महसूस हो रही थी। इस तलवार पर एक कर्स लगा हुआ है और लेवियाथन की वजह से नोआ इसे सेंस कर सकता है। इसके बाद नोआ अपनी तलवार निकाल कर कहता है शायद तुम्हारे लिए करना आसान रहेगा, आखिर तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर स्वॉर्ड हो। और इसके बाद लेवियाथन तलवार अपनी पावर को रिलीज करती है। ये बहुत तेज रफ्तार से आसमान से जाते हुए अंतरिक्ष में पहुंचकर एक शख्स तक पहुंचती है और उसे खत्म कर देती है। शायद ये बंदा हर चीज का मास्टरमाइंड होगा। जिसके बाद अगले सीन में महाराज से मिलता है और महाराज नोआ की काफ़ी तारीफ करते हैं कि कल रात उन विद्रोह करने वालों के लीडर मारा जा चुका है और मैं जानता हूँ कि ये तुमने किया है। और अपने लीडर के मरने के बाद जो भी विद्रोह करने वाले थे उन्होंने भी बहुत ही आसानी से सरेंडर कर दिया और इस विद्रोह में जितने भी शामिल थे महाराज उन्हें खुद सजा देंगे। महाराज अपना फैसला सुनाते हैं और वो उन्हें एक सजा देते हैं ये कहते हुए नोआ उन्होंने तुम्हें तुम्हारी जागीर में विद्रोह करने की गुस्ताखी की है जिसकी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पर तभी यह नोआ कहता है महाराज मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को ना मारें। ये सुन महाराज हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। नोआ कहता है हम उन्हें कानूनी रूप से सजा देंगे, कानून के मुताबिक सिर्फ उन्हीं को मौत की सजा मिलता है जो रिबल लीडर्स होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कानून के मुताबिक एम्पायर को विद्रोह करने वाले को सजा देनी चाहिए। नोआ की बात सुनकर हॉल में जितने भी लोग थे वो सब चुप रह जाते हैं। महाराज कहते हैं तुमने सही कहा, हर एक चीज कानून के मुताबिक चलनी चाहिए, लेकिन लोगों को एक छोटी की सजा देना काफी नहीं होगा, हम कानून के दायरे में ही इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नोआ कहता है जैसा आप कहे महाराज। अब इसके बाद महाराज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नोजल को ये सारा मेडल हैंडल करने को दे देता है। अब इसके बाद हॉल में सभी लोग नोआ की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद महाराज कहता है तुमने मुझे कानून तोड़ने से रोका, मैं तुम्हें इसका रिवॉर्ड जरूर दूंगा। मुझे तुम्हें एक टाइटल देना चाहिए और जितना अब तक मैंने तुम्हें पहचाना हो उसके मुताबिक मैं तुम्हें टाइटल देता हूँ द वाइस, मतलब बुद्धिमानी का टाइटल। और दोस्तों ये टाइटल नोआ के स्टेटस विंडो में भी रजिस्टर हो जाती है। और इसके बाद चारों ओर हॉल में यही आवाज गूंजती है लॉन्ग लिव वाइस प्रिंस। जिसके बाद महाराज कहते हैं वैसे नाइट सिलेक्शन एग्जाम जल्दी होने वाला है,
क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस तरह से अपने जजमेंट दोगे? नोआ बताता है कि उसके पास एक प्लान है और इसके बाद अगले सीन में नोआ इस प्लान के बारे में महाराज को बताते हैं कि वो किस तरह से अपने जजमेंट देगा। नोआ एक बंदे को खुद पर हमला करने को कहता है। नोआ अपने उसके हमले को एक शील्ड बनाकर रोक लेता है और इसी तरह वो बाकी लोगों को भी हमलों को भी रोक लेता है। और इसके बाद नोआ कहता है, मैं इसी तरह से सभी पार्टिसिपेंट से मुझ पर हमले करने को कहूंगा और मैं इस बेस पर उन्हें जज करूंगा कि उनका अटैक मेरे कितना करीब पहुंच पाता है। महाराज कहते हैं, तरीका तो बहुत अच्छा है पर इसमें बहुत काफी रिस्क है। अगर किसी हमले ने तुम्हारे डिफेंस को तोड़ दिया तो तुम घायल भी हो सकते हो। पर नोआ बताता है कि वो इसके लिए पहले से तैयारी कर चुका है। और ये सुन महाराज कहते हैं कि यकीनन तुम बहुत होशियार हो, आखिर तुम मेरे बेटे हो। नोआ बस महाराज को शुक्रिया कहता है। इसके बाद हमें एक मेंशन दिखाया जाता है और यहाँ हम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नोजेल को महाराज से कहते हुए सुनते हैं कि महाराज, मुझे लगता है कि आप राजकुमार नोआ को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। महाराज कहते हैं, मैं चाहता तो हूँ पर मैं चाहकर भी ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि लॉ ऐसा नहीं कहता। लेकिन उसमें सच में कमाल की काबिलियत है, साथ ही उसकी तलवार बहुत खौफनाक है, ताकत है उसमें। लेकिन पुरानी तांत्रिक कथा के अनुसार लेवियाथन पर एक सील लगी हुई है जिसे कभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए वरना कयामत आ जाएगी। अब अगले सीन में हमें बताया जाता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम इस एम्पायर का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट है और जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि इस एम्पायर का नाम मिरर्स एम्पायर है। लेकिन मिरर्स एक एंशिएंट वर्ड है जिसका जिसका मतलब होता है वॉरियर, यानी कि मिरर्स एम्पायर वॉरियर का एम्पायर है। और इस साल का नाइट सिलेक्शन एग्जाम का जज हमारा नोआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी काबिलियत दिखाता हुए नोआ पर हमला करता है, पर नोआ अपने मैजिक से एक शील्ड बना लेता है जिससे उस आदमी का तलवार ही तोड़ टूट जाता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि खुद भी महाराज इस साल के होने वाले नाइट सिलेक्शन एग्जाम को देख रहे हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि नोआ किस तरह के वॉरियर को चुनता है। अब इसके बाद एक पार्टिसिपेंट अपने भयानक आंख की ताकत दिखाता है पर इससे भी नोआ को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और इसी तरह ये पार्टिसिपेंट भी आउट हो जाता है। अब इसी तरह शाम हो चुकी है। आज के दिन की आखिरी पार्टिसिपेंट एक लड़की आती है और दोस्तों ये लड़की अपनी तलवार से नोआ की शील्ड को तोड़ देती है। लेकिन इसके बाद इस लड़की को पकड़ लिया जाता है क्योंकि इसने राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मतलब मुझे चोट लगते लगते बची है। लेकिन तभी नोआ गार्ड्स को रोक कर ये अनाउंस करता है कि ये लड़की इस एग्जाम में पास हो चुकी है। और ये बात जान इस लड़के की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वैसे इस लड़की का नाम शार्लिन है। अब अगले सीन में हम नोआ को शार्लिन से बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर नोआ शार्लिन की काफी तारीफ करता है और फिर से शार्लिन को अपने ऊपर हमला करने को कहता है। शार्लिन उस नोआ की ऑर्डर को फॉलो करते हुए फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार नोआ की शील्ड को शार्लिन तोड़ नहीं पाती। नोआ कहता है, अगर उस वक्त मैं तुम्हारे हमले को रोकना चाहता तो बड़ी आसानी से रोक लेता और मैं तुम्हारी काबिलियत को देखना चाहता था और मैं यह देखकर भी काफी खुश हुआ कि तुम बिल्कुल एक सच्चे नाइट की तरह हो। तुम बिना किसी सवाल जवाब के अपने मालिक के ऑर्डर को फॉलो करते हो। ये बात सुन शार्लिन कहती है, आप तो सच में कमाल के हैं राजकुमार। मैं शार्लिन क्राउन्स ये कसम खाती हूँ कि आज से मरते दम तक मैं आपकी सेवा करूंगा। दोस्तों यहाँ पर नोआ की स्टैट्स भी इंक्रीज हो चुकी है। तभी जोई यहाँ एम्पायर की बेस्ट डॉक्टर को लेकर आते हैं, मिस्टर क्रू, और फिर डॉक्टर नोआ की इलाज करते हैं। दोस्तों शायद शार्लिन के हमले की वजह से नोआ को काफी गहरी चोट आई थी और इसके बाद जैसे ही शार्लिन नोआ को बताती है कि उसके गांव में कोई भी डॉक्टर वगैरह नहीं है, नोआ पूछता है तो चोट लगने पर या बीमार हो जाने पर तुम लोग आखिर करते क्या हो? वो शार्लिन बताती है कि उनके गांव के एल्डर्स भगवान से प्रार्थना करती है। अब ये बात सुन नोआ शार्लिन को ऑर्डर देता है कि वो अपने गांव से सबसे ज्यादा समझदार लोगों को नोआ के पास लेकर आए और मिस्टर क्रो आप उनमें से कुछ लोगों को अपना चेला बना लीजिएगा ताकि वो लोग भी इलाज करना सीख पाए। नोआ की दरिया दिली देखकर शार्लिन इमोशनल हो जाती है और झुककर नोआ को शुक्रिया कहती है। और अगले दिन सुबह उठने के बाद शार्लिन अपना आर्मर पहनती है और अब इसके बाद शार्लिन की मुलाकात सबसे पहले जोई से होती है। ये दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करती है, लेकिन इसके बाद इन दोनों कुछ मिनट को ये बात करते हुए सुनते हैं कि आखिर वो खुशनसीब लड़की कौन होगा।
जो हमारे मास्टर से शादी करेगी। दोस्तों, बाकी के जितने भी राजकुमार थे उनकी शादियाँ 14 या 15 साल की उम्र तक हो चुकी थी, लेकिन अभी नुआ बस 6 साल का है। जिसके बाद ये मेड्स अपने मास्टर नुआ की और भी ज़्यादा तारीफ करती हैं कि उनसे ज़्यादा दयालु राजकुमार उन्होंने आज तक नहीं देखा। वैसे जूही, तुम भी तो मास्टर को पसंद करते हो ना? मास्टर के लिए तुमने हाल ही में मैजिक सीखना भी शुरू कर दिया है। ये बात सुन जूही शर्माते हुए कहती है, मैं तो बस मास्टर की काम आना चाहती हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम खत्म हो चुका है और कुछ बहुत ही होनहार वॉरियर्स को नोआ के यूनिक मेथड द्वारा चुना भी आ चुका है। अब इसके बाद नोआ शार्लिन को ऑर्डर देते हैं कि उन महाशय जो बाकी के वॉरियर्स को रिपोर्ट लेकर आया है उन्हें बाहर तक छोड़ने के दिए जाए। और बाहर शार्लिन उन महाशय के सामने झुककर कहते हैं, खुद से यहाँ आकर रिपोर्ट देने के लिए आपका शुक्रिया। यदि एक महाशय कहते हैं, इस तरह से झुकने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही नाइट से। और जाते हुए महाशय शार्लिन को एक एडवाइस देकर जाती है कि जब तक वो राजकुमार के साथ है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और शाम के बाद हम देखते हैं कि एक पार्टी हो रही थी। इस पार्टी में गाना गाने के लिए एलिस आई है और यहाँ पर हम एम्पायरन और उसके मुंह बोली बेटी सिंडी को देखते हैं और ये दोनों नोआ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं नाइट सिलेक्शन एग्जाम के लिए। नोआ कहता है कि अब तुम दोनों को इस पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, इस पार्टी में बहुत सारे मर्चेंट्स हैं जो कि 13 प्रिंस के हाउस के साथ काफी गहरे ताल्लुकात रखते हैं। बहरहाल कहते हैं, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, मैं जरूर इनसे दोस्ती करूंगा। वही एलिस की परफॉर्मेंस के खत्म होने के बाद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और तभी नोआ के पास जोई आती है जो उसके लिए एक लेटर लेकर आती है। और उसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जो शख्स इस लेटर को लेकर आया था वो ऐसे डिलीवर करते ही भाग गया। अब लेटर पढ़ते ही नोआ को पता चलता है कि अल्मेरिया में बगवत करने लोग अभी भी बाकी है और वो शायद कोई नए चाल चल रहे हैं। नोआ ये समझ जाता है कि ये लेटर वो उसे पहुंचाने वाला शख्स वो वही नाइट है जो इससे पहले भी बहुत जरूरी जानकारी लेकर आया था। और दोस्तों, अब ये नाइट खुद से ही इस मामले की अंडरग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और नोआ जानता है कि उसके लिए वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उसके जान भी जा सकता है। मेरे बड़े भाई हेनरी अभी भी उस एरिया के आसपास है, मुझे उन्हें एक लेटर लिखना चाहिए। और इसके बाद अगले सीन में हमें जानने को मिलता है कि वो सोल्जर अपना पकड़ा गया था और विलन्स ने उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। राजकुमार हेनरी ने उसे बचा तो दिया पर उसकी हालत इस बार बहुत खराब है। नोआ इन सब का दोस्त खुद को ठहराता है और जोई को आदेश देता है कि वो अल्मीरिया तक एक मैसेज पहुंचाए कि चाहे कुछ हो जाए उस सोल्जर की जान बचनी चाहिए। अब अगले दिन नोआ और शार्लिन मार्केट में आती है। नोआ यहाँ पर अपने भाई हेनरी के लिए कोई गिफ्ट खरीदने आया था क्योंकि उसके भाई ने उससे काफी मदद की है। अब इसके बाद नोआ एक शॉप पर आता है, दुकानदार उसे बहुत सारी चीजें दिखाता है पर नोआ की नजर एक अलग ही चीज पर जाती है। इसके बाद नोआ देखता है कि ये ग्लास से बना हुआ एक बहुत ही सुंदर मूर्ति होती है। ये कि बहुत ही ज्यादा कीमती स्टैचू है जो एक लेजेंडरी आर्टिशियन लिंसे ने बनाई है और ऐसी बस 2 ही मूर्तियां इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। नोआ इस अद्भुत कला को खरीद लेता है। तभी यहाँ 8 प्रिंस ऑस्कर अरारात आते हैं जिन्हें यह पता चलते ही कि नोआ यहाँ आया है वो उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन उस गॉडेस की स्टैचू को देखते ही उनकी नज़र उस पर थम सी जाती है। और दोस्तों, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ बस इस पूरी दुनिया में 2 ही है तो एक मूर्ति ये है और एक मूर्ति पहले से ही ऑस्कर के पास है। पर यह जानते ही नोआ उस मूर्ति को गिरा कर तोड़ देता है और इसके बाद वो कहता है कि चारों ओर या फैला दो कि गॉडेस का दूसरा स्टैचू तो मिला पर वो टूटा हुआ था। और नोआ के ऐसा करने की वजह से ऑस्कर के पास जो गॉडेस का स्टैचू है वो उसकी कीमत स्काई रॉकेट होने वाला है। ऑस्कर कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा होशियार हो मेरे भाई। ऑस्कर के जाने के बाद नोआ अब दूसरे तौर पर देखने लगता है। अब अगले सीन में जाते हुए शार्लिन कहते हैं, जब से मैं आपके पास आई हूँ आप मुझे चौंका ही रहे हैं। आपने आज इतने कीमती खजाने को ऐसे ही तोड़ दिया। नोआ कहता है, वो तो बस एक बेजान सा शीशा था, मेरी नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने वफादार लोग रहते हैं क्योंकि असल मायनों में असली खजाना अच्छे लोग होते हैं और मेरे कीमती खजानों में तुम भी शामिल हो शार्लिन। और ये बात सुन शार्लिन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आप सच में कमाल के राजकुमार। और फिर दोस्तों, कहानी यहाँ से सीधा
6 साल के गैप मारती है। हम देखते हैं कि अब नोआ 12 साल का हो चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह नाश्ते के दौरान नोआ की महल में एक लाइन लगी हुई थी। दोस्तों, आज से 3 दिन पहले नोआ का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन का तोहफा देने के लिए इतने सारे लोग आए कि आज 3 दिन बाद भी लोगों की ये लाइन लगी हुई है। पर क्या है कि नोआ ऐसे ही किसी से तोहफा नहीं ले सकता, इसीलिए नोआ सारी जानकारी की मांग करता है कि ये तोहफा क्या है और तोहफे को भेजने वाला कौन है। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि नोआ ने पूरी तरह से लेवियाथन स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया है। और दोस्तों, नोआ की काबिलियत इतनी ज्यादा बेहतर है कि उसे इंपीरियल ऑर्डर के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में इंचार्ज बना दिया गया है। अब दोस्तों, मिलिट्री अफेयर्स का मिनिस्टर 4th प्रिंस हेनरी है और हेनरी यहाँ नोआ को बुलाता है उससे कुछ एडवाइस लेने के लिए। इन्हें एक इंपीरियल कमांड मिला है जिसमें इनसे कहा गया है कि साउदर्न बॉर्डर के पास एक रेबेलियन लोगों की टुकड़ी है और इन्हें उन लोगों को रोकना पड़ेगा। और दोस्तों, इन महाशय का नाम रिस केकी है जो कि हेनरी के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है और इन्हीं के लीडरशिप में ये दुश्मन से लड़ने के लिए जाएंगे। अब नोआ यहाँ इनसे एक सवाल पूछता है कि आप कितने सोल्जर्स की सेना को लीड करने वाले हैं। अब इस सवाल का जवाब रिस नहीं दे पाता। हेनरी पूछता है कि तुम आखिर क्या छुपा रहे हो, और अगले ही पल में लिरिस हेनरी से झुककर माफी मांगता है। अब देखो, बात यह है कि इंपीरियल फोर्स में जितने भी सैनिक को भर्ती किया जाता है उनको उनकी मंथली पगार मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर से मिलती है। तो कई बार जनरल से वो ऐसा करते हैं कि वो आलतू फालतू लोगों के भी नाम सोल्जर्स लिस्ट में लिखवा देते हैं ताकि उन जनरल्स को उन सभी सोल्जर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा फंडिंग मिल सके, ताकि उस एक्स्ट्रा पैसे को वो अपने पास रख सके। और यही काम रेस महाशय भी कर रहे थे, लेकिन इसके लिए नोआ रेस को कोई भी सजा नहीं देता, क्योंकि एक तरीके से अच्छा ही है। अगर दुश्मन को ये लगेगा कि उसके दुश्मन के पास ज्यादा सैनिक है तो इससे उनकी हिम्मत टूट जाती है। जिसके बाद नोआ कहते हैं आपके जितने भी एक्स्ट्रा सोल्जर्स इसमें ऐड किया है, अब उतने सोल्जर्स अब इंतजाम करेंगे। और इसके बाद नोआ रेस को एक लेटर लिख कर देता है कि वो इस लेटर को मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स तक पहुंचा दे, ताकि वो लोग इन्हें और भी ज्यादा फंडिंग दे के जिससे इनके पास जो एक्स्ट्रा सोल्जर्स आएंगे ये उनका भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। अब इसके बाद हम हेनरी और नोआ को घोड़ा गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि 12 साल का होने के बावजूद भी नोआ का लेवल अभी भी 1 है। और ऐसा है इंपीरियल फैमिली की एक रूल की वजह से। दोस्तों, इंपीरियल प्रिंस के पैदा होने के बाद भी कई दुश्मन उनके जान के पीछे पड़ जाते हैं, और क्योंकि एक इंपीरियल प्रिंस की जान बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, इसीलिए एक एडल्ट होने तक उन्हें वॉर के जाने की इजाजत नहीं मिलती। अब ऐसे ही ये लोग जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक इनकी घोड़ा गाड़ी के सामने कोई लड़की आ जाती है और वो इनसे मदद मांगती है। उसके पीछे भागते हुए कुछ और लड़कियां आती है, तभी उन पर वहाँ पर कुछ और लोग आकर इन छोटी बच्चियों को पकड़ लेते हैं और यहाँ इन बच्चियों को मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। इसीलिए अब खुद नोआ इन्हें रोकने के लिए बाहर आता है और वो इनसे कहता है कि तो तुम लोग गुलामों को बेचने का काम करते हो, वैसे तुम्हारे पास इसकी इजाजत है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लोग नोआ पर ही हमला बोल देते हैं, लेकिन नोआ अपनी स्वॉर्ड से उन तीनों को भी बड़ी आसानी से हरा देता है, जो देख सभी लोगों की होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद वो इन लड़कियों से पूछता है तुम सभी ठीक तो हो ना। पर तभी हम देखते हैं कि ये लड़की रोने लगती है। लेकिन इसके बाद यहाँ एक अजीब सा बुढ़ा आता है। नमस्कार वाइस प्रिंस, मैं हूँ उस शख्स जो इन लड़कियों को बेचकर अपना पेट पालता है। वैसे मैं फर्स्ट प्रिंस गिल्डबर्ट के लिए काम करता हूँ। दोस्तों, नोआ समझ जाता है कि यह आदमी फर्स्ट प्रिंस गिल्डबर्ट का नाम लेकर उसे डरा रहा है ताकि वो उसे रास्ते में ना आए। नोआ अपनी तलवार की ताकत से इस बूढ़े को बेहोश कर देता है और कहता है कि इस बूढ़े की गुस्ताखी तो देखो। इसका कहना है कि ये फर्स्ट प्रिंस को सर्व करता है। और इसके बाद नोआ आदेश देता है कि इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और फर्स्ट प्रिंस के स्टेट में जाकर इन्हें सजा दी जाए, और ये बच्चे कुछ वक्त के लिए ये मेरे मेंशन में आ सकते हैं। अब यहाँ जितना बेहतर तरीके से नोआ ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, हेनरी उसकी तारीफ करता है। अब अगले सीन में डिनर के दौरान नोआ को एक मैसेज मिलता है कि प्रिंस गिल्बर्ट की ओर से नोआ को थैंक यू कहते हुए गिल्बर्ट कहता है मैंने खुद उन लोगों को इंटेरोगेट किया है, वो मेरे नाम का गलत फायदा उठा रहे थे।
लेकिन मैंने उनको कोर्ट में भेजकर पहले से उनके सभी ने अपनी जान ले ली। जिसके बाद हेनरी कहता है ये सब गिलबर्ट का किया जा रहा है, वैसे काफ़ी काम कर रहा है, जैसे दुकानें खरीदना, ज़मीनें खरीदना और भी कुछ ऐसा ही काम। पर नोआ कहता है कि हम इसके लिए उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भले ही गिलबर्ट फर्स्ट प्रिंस हो, लेकिन वो एक कंकुबाइन का बेटा है और इसी वजह से राजगद्दी उसकी नहीं हो सकता। इसीलिए बस वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत बढ़ाना चाहता है। हेनरी एक बार फिर से नोआ की समझदारी से दंग रह जाता है। अब इसके बाद नोआ उन बच्चों से मिलता है और उनसे कहता है कि अब तुम लोगों को कहीं बेचा नहीं जाएगा, तुम लोग अब आज़ाद हो। पर ये बच्चे बताते हैं कि ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ ये जा सके। इन सभी को इनके घर वालों ने किसी न किसी वजह से बेच दिया है। ये जान नोआ कहता है डायलन, आज से ये सब मेरे अंडर काम करेंगे, इन सभी के लिए अच्छे अच्छे जॉब्स और रहने के लिए इंतजाम कर दो। और इसके बाद नोआ उनसे कहता है तुम सब जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो और जब मर्जी हो यहाँ से जा सकते हो, पर एक बात याद रखना, मुझे कभी भी धोखा मत देना। इसके बाद डायलन बच्चों को यहाँ से देकर चला जाता है और अगले दिन नोआ एवेलिन को बुलाकर उसे एक डॉक्यूमेंट देता है, ये कहते हुए मैं चाहता हूँ कि तुम अल्बेरिया में एक छोटे से एरिया में एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, यानी कि एवेलिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएगी। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि महाराज ने नोआ को जो जागीर दी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। नोआ चाहकर भी अकेला हर एक टाउन, हर एक गाँव को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेटर चुनता है, ऐसे लोग जो किसी भी एक इलाके का शासक बना सकता है। लेकिन दोस्तों इस प्रमोशन के बाद भी एवेलिन कहती है कि वो यही रहकर नोआ के लिए काम करना चाहती है। नोआ कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो एवेलिन, तुम यहाँ रहकर मेरा उतनी ज़्यादा मदद नहीं कर सकती जितना वहाँ जाकर कर सकती हो जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। एवेलिन नोआ की बात समझ जाती है और ये मेंशन छोड़कर चली जाती है। फिर नोआ के जाने के बाद शर्लिन कहती है कि सच में ये कमाल की है। अब अगले सीन में नोआ को महाराज के सामने कोर्ट रूम में देखते हैं और दोस्तों महाराज को गिलबर्ट ने यह बताया है कि उन चालाक बेईमान लोगों को पकड़ के नोआ ने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा करके गिलबर्ट खुद को बड़ा साफ सुथरा दिखाना चाहता है। अब इसके बाद महाराज पूछते हैं मैंने सुना है कि उन क्रिमिनल्स ने तुम पर हमला करने की कोशिश किया, तुम ठीक तो हो ना? नोआ बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद महाराज कहते हैं अगर मैं अंडर कवर होकर किसी इलाके का जायजा करने जाता और कोई मुझ पर अचानक से हमला कर देता तो शायद मैं उसके हमले को रोक नहीं पाता और मेरी असली आइडेंटिटी सभी लोगों के सामने आ जाती। फिर उन लोगों को एक बहुत ही कड़ी सजा मिलती है ना, क्योंकि उन्होंने इंपीरियल फैमिली पर हमला किया होता। सभी लोग हंसते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल महाराज, उन्हें मौत की सजा मिलती। पर नोआ कहता है नहीं, क्योंकि महाराज अंडर कवर थे, यानी कि वो उस टाइम पर बस एक मामूली इंसान थे और उस टाइम पर उस शख्स ने एक मामूली इंसान पर हमला किया था जिसके उसे वही सजा मिलती जो किसी भी नॉर्मल इंसान को मिलती है, ना कि मौत की सजा। लेकिन उसके कहते हैं पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल जाता है। नोआ सोचता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दी। पर अगले पाल महाराज हंसते हुए कहते हैं मैं शर्त जीत गया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैंने वाइस प्रिंस को कमा का। दोस्तों इन दोनों के बीच एक शर्त लगी थी कि क्या नोआ महाराज के सामने भी सही से इंपीरियल रूल्स को डिस्क्राइब कर पाएगा। पर नोआ को समझ नहीं आता कि महाराज ने ऐसा किया क्यों। जिसके बाद महाराज कहते हैं मैं नोआ अरारत को हमारा मिनिस्टर ऑफ जस्टिस अपॉइंट करता हूँ। यानी कि दोस्तों फोर्थ प्रिंस हेनरी के बाद नोआ एक मिनिस्टर प्रिंस बना है, जिसके बाद पूरे कोर्ट रूम में नोआ का नाम गूंजने लगता है। अब इसके बाद नोआ एलिस की परफॉर्मेंस देखने आता है और यहाँ बैठकर वो सोचता रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर महाराज के इस डिसीजन के पीछे मोटिव क्या है। और इसके बाद नोआ इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और इसके गाने को एंजॉय करने लगता है। और इसके बाद हमें कुछ और सीन्स दिखाते जाते हैं कि सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा है। और अगले सीन में हमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और महाराज को देखते हैं, या महाराज कहते हैं शायद वो रिपोर्ट सब कुछ सच है, इस मैटर को तुम संभालो क्योंकि अब शायद वक्त आ चुका है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस अफेयर्स के हेडक्वार्टर्स में आता है और यहाँ उसकी मुलाकात होते हैं वाइस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस से। इन महाशय का नाम विनी है। नोआ विनी से अपने ड्यूटीज के बारे में पूछता है। विनी बताता है कि नोआ के यहाँ दो मुख्य काम है। पहला, एम्पायर के सभी को थाउजेंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना, साथ ही जो लोग गद्दारी करते हैं मिनिस्ट्री खुद उनसे इंटरोगेट करेंगे। यानी कि हम मिनिस्ट्री को एक कॉमन कोर्ट हाउस मान सकते हैं जहाँ के लोगों के गुनाहों की सजा सुनाई जाती है। ये जान नोआ कहता है इसका मतलब यहाँ रिश्वत भी दी जाती होगी।
तुम कितने रिश्वत लेते हो? विनी घबराते हुए कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता। नोआ कहता है मैं यह तुम्हें गलत साबित करने के लिए नहीं पूछ रहा, मैं बस सारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। अब इसके बाद विनी कहता है मैं ज्यादा रिश्वत नहीं लेता, साल भर के बस कुछ 100 रैंड, लेकिन जो लोग मेरे नीचे हैं वो मुझसे भी 10 गुना ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि वो हर एक केस पर रिश्वत लेते हैं। लेकिन मेरा कुछ उसूल है, मैं मर्डर केसेस पर रिश्वत नहीं लेता। अब इसके बाद नोआ वीने को एक नोट देकर कहता है तुम्हारी बातों से सुनकर लगता है कि तुम सालाना करीब 500 रैंड के करीब रिश्वत लेते हो, लेकिन मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा देता हूँ। अब जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कोई भी रिश्वत नहीं लोगे। जिसके बाद विनी कहता है अब मैं समझा कि आखिर महाराज क्यों इतनी छोटी उम्र में भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लिए चुना। मैं आपसे यह एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूंगा, साथ ही आपसे मैं रिश्वत भी नहीं लूंगा, मैं बस आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अब अगर अगले सीन में रात के वक्त नोआ को प्रिंस ऑस्कर के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, और यहाँ पर ऑस्कर ने नोआ के लिए एक काफी बड़ी सेलिब्रेशन पार्टी रखी है, क्योंकि अब नोआ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस बन चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ नोआ सोच रहा होता है कि आखिर महाराज ने उसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस क्यों बनाया है, क्योंकि अगर बात करें हेनरी की तो उसमें कमान की लीडरशिप पावर है जो युद्ध भूमि में काफी कमाल दिखाता है, पर नोआ के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसी के चलते वो अपने भाई ऑस्कर से इस बारे में बात करता है, और जैसे ही ऑस्कर को एक पैटर्न समझ में आता है वो हैरान हो जाता है और कहता है महाराज तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं। तभी एक बटलर यहाँ पर आकर ऑस्कर को एक मैसेज देता है, और अब ऑस्कर नोआ को बताता है कि महाराज कल मुझे असेंबली में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस घोषित करने वाले हैं, शायद वो ऐसा हम सब के लिए कर रहे हैं, ना कि सिर्फ तुम्हारे लिए। जिसके बाद ये दोनों भाई सेलिब्रेशन को जारी रखते हैं। लेकिन तभी हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स कई सारे लोगों को घेर देते हैं। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये लोग कोई प्लान बना रहे थे जिससे महाराजा बीमार होकर टपक जाएंगे, और उसके बाद नया राजा क्राउन प्रिंस बनेगा। और इसी की जानकारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर महाराज को देते हैं, और महाराज ये समझ जाते हैं कि इसके पीछे एल्बर्ट का हाथ है। वो जल्द से जल्द राजगद्दी को पाना चाहता है, लेकिन इनके पास इस बात का ज्यादा कुछ सबूत नहीं होता है। इसके वजह से वो दोनों आपस में बात करते हैं। महाराज कहते हैं यकीन मानो तो नोआ बहुत ही ज्यादा समझदार है, राजगद्दी के लिए न गिलबर्ट सही है और न ही अल्बर्ट। मैं इस बात को लेकर बड़ा परेशान हूँ कि आखिर कौन राजगद्दी के लायक है, हेनरी, ऑस्कर या फिर नोआ। और यही तय करने के लिए मैं उन्हें एक ट्रायल दूंगा, जो उस ट्रायल को जीतेगा वही अगला राजा बनेगा। अब अगले दिन उस षड्यंत्र के बारे में नोआ को पता चलता है जो महाराज के खिलाफ रचा जा रहा था। वो तुरंत समझ जाता है कि इन सब के पीछे क्राउन प्रिंस का हाथ है, क्योंकि इसमें जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो सभी लोग क्राउन प्रिंस के लोग हैं। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जब भी इंपीरियल फैमिली का कोई मेंबर किसी क्राइम को कमिट करता है तो इसके लिए उसे उतना ज्यादा बड़ा सजा नहीं मिलता, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, विद्रोह। अगर एक इंपीरियल फैमिली का कोई भी किसी भी तरह के से विद्रोह करता है तब इसकी सजा सिर्फ मौत है। लेकिन अगर अल्बर्ट रास्ते से हट जाता है तो सबसे ज्यादा फायदा थर्ड प्रिंस कीरो को होगा, उसे ही अगला राजा चुना जाएगा। अब इसके बाद नोआ उन सभी लोगों को सजा देता है जो भी षड्यंत्र में शामिल थे। अब इसी बारे में जब नोआ जाकर महाराज को बताते हैं, वो महाराज को बताते हैं उन गद्दार लोगों के लीडर को बीच में से काट दिया जाएगा और बाकी लोगों को सर्किलम कर दिया जाएगा, और इन लोगों को सजा सुनाने के अगले दिन ही एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और ऐसे नोआ इसलिए कर रहा है ताकि अल्बर्ट का नाम सामने ना आए, क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा इंतजार किया जाए तो बीच में ही कोई लफड़ा हो जाए और महाराज नोआ से कुछ होकर नोआ की एनुअल सैलरी में 1000 रेन को ऐड कर देता है। और नोआ से जाकर कहते हैं मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उम्मीदों पर खरे उतरोगे। दोस्तों, महाराज भी नहीं चाहते कि अल्बर्ट का नाम जनता के सामने आए, क्योंकि ये एम्पायर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन इसके बाद जब नोआ वापस हेडक्वार्टर में आता है तब उसे यहाँ काफी सारे सोल्जर जख्मी दिखते हैं। एक सोल्जर उसे बताता है कि घुसपैठिया अभी भी अंदर है, लेकिन ये कहते ही वो भी मर जाता है। नोआ स्टार्लिंग को ऑर्डर देता है कि हमारे सभी साथियों को इकट्ठा करो और मेरे अलावा कोई भी इस मेंशन के अंदर ना आ पाए, यहाँ तक कि कोई दूसरा प्रिंस भी नहीं। इसके बाद नोआ तेजी से अंदर पहुंचता है। अंदर भी सभी लोग जख्मी पड़े हुए थे। आते ही नोआ देखता है कि यहाँ एक शख्स ने एक ऑफिसर के सीने में तलवार को आर पार कर दिया है। नोआ तब तुरंत आकर उस शख्स को हरा देता है और उस शख्स को जहर खाने से पहले ही वो उसका मुंह को बंद कर देता है। तभी वहां पर उस शख्स के बहुत सारे साथी आ जाते हैं और एक साथ वो
उस पर हमला बोल देते हैं, पर नोआ उन सभी को हरा देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ विनी भी आ पहुंचता है और वो नोआ को बताता है कि जितने भी षड्यंत्रकारी लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, इन घुसपैठियों ने उन सभी को मार दिया। नोआ समझ जाता है कि ये सब अल्बर्ट के लोग हैं और इसके बाद नोआ अपने ही तलवार से खुद को जख्मी कर लेता है और कहता है सबको यही पता चलना चाहिए कि मेरे साथ ये इन लोगों ने किया है और एक क्राउन प्रिंस पर हमला करने की सजा मौत होती है, तो जल्द से जल्द इन सभी को मार दिया जाए। अब इसके बाद नोआ का इलाज होता है और थोड़ी ही देर में विनी आकर बताता है कि उन चारों घुसपैठियों को खत्म कर दिया गया है और नोआ ने ये सब इसीलिए किया था कि एम्पायर में उथल पुथल ना बचे। और अगले दिन महाराज नोआ को मिलने के लिए बुलाते हैं। सब कुछ जानने के बाद महाराज पूछते हैं कि क्या सच में उन लोगों ने ही तुम्हें जख्मी किया है, क्या सच में वो इतने ज्यादा काबिल थे। नोआ बताता है कि नहीं, वो लोग इतने भी ताकतवर नहीं थे, पर मैं उस वक्त जरा परेशान था, इसीलिए मैं सही फैसला नहीं ले पाया। महाराज कहते हैं सच में मुझे तुम पर गर्व है, काश मेरे बाकी के औलादें भी तुम्हारी तरह होती। अब इसके बाद महाराज नोआ को अपने साथ बैल्कनी में लाते हैं। महाराज कहते हैं क्या तुम जानते हो नोआ, कई बार लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद वो लोग उनसे उन जिम्मेदारियों को खड़े उतर नहीं पाते। नोआ मन में कहता है जब से महाराज ने राजगद्दी को संभाला है, इस पूरे एम्पायर में सुख और शांति बना हुआ है, लेकिन इस विद्रोह के बारे में सभी को पता चल जाएगा तो चारे वोट महाराज के थू थू फैलेगी कि महाराज अपने बच्चे को तक संभाल नहीं पाया, वो इस पूरे एम्पायर को क्या संभालेगा। और इसी वजह से महाराज ने क्राउन प्रिंस के इस मुद्दे को दबा दिया है ताकि वो अपने रेपुटेशन को बचा पाए। अब इसके बाद नोआ कहता है महाराज मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ, आपने मुझे हेनरी और ऑस्कर को मिनिस्टर ऑफ प्रिंसेस बनाया है, जो कि अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ लोग इसे गलत तरीके से दे सकते हैं। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप हम सबको कोऑर्डिनेट में रखने के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करें, कोई ऐसा जो हम तीनों से ऊपर हो, कोई ऐसा प्रिंस जिसे प्राइम मिनिस्टर प्रिंस का दर्जा मिले। और मुझे लगता है कि आपको इस रोल के लिए क्राउन प्रिंस को चुनना चाहिए। और महाराज इसके लिए साफ तौर पर मना कर देता है और कहता है कि तुम शायद काफी थक गए हो, जाओ जाकर आराम करो। फिर नोआ कहता है पिछले 30 सालों से मेरे सबसे बड़े भाई क्राउन प्रिंस बने हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आखिर क्यों वो इतने इम्पेशेंट हो गए हैं। महाराज कहते हैं लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर प्रिंस बनने के बाद उसने अपने चाले चली तो, और कोई जरूरी मुद्दा मुझ तक पहुँचने ही नहीं दिया तो। नोआ कहता है तो इसके लिए बस आपको एक नया रूल बनाना पड़ेगा कि हम सभी प्रिंस मिनिस्टर आपके साथ डायरेक्टली किसी भी रिपोर्ट पर बात कर पाए। अब दोस्तों ऐसा होने पर क्राउन प्रिंस को प्राइम मिनिस्टर टाइटल तो मिलेगा, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं होगा। और महाराज को ये काफी अच्छा लगता है, वो इसके लिए राजी हो जाता है। और इसके बाद नोआ के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं सच में ये बहुत ही शर्म की बात है कि तुम पहले पैदा नहीं हुए। कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें अच्छे प्रपोजल के लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड दूं, लेकिन इस बार पैसा काम नहीं आएगा। अब इसके बाद महाराज नोआ को लेकर एक जगह पर आते हैं। इस जगह पर हमने महाराज को पहले भी कई बार देखा है। महाराज कहते हैं यहाँ काफी सारा स्पेशल आइटम्स है, तुम अपने लिए कुछ भी चुन सकते हो। अब नोआ लेवियथन के जरिए यहाँ सर्च करने लगता है एक अच्छे आइटम को, जिसके बाद नोआ एक आइटम के पास आता है और उस आइटम को खोलते ही उसमें से आग निकलता है जो नोआ को घेर लेती है और आग की लपटों ने नोआ जलने लगता है। दोस्तों वो आग की लपटें लेवियथन की तरह एक अजीब सी मॉन्स्टर की पावर की होती है। ये ताकत नोआ पर हमला करती है, पर नोआ लेवियथन के जरिए उसे हरा देता है और उसके बाद वो ताकत भी नोआ की गुलाम हो जाती है। महाराज और क्रूस ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि नोआ ने इतनी आसानी से इस ताकत को अपना बना लिया है। महाराज कहते हैं तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के लूथियर को चुना, काबिल तारीफ, क्या तुम इसकी ताकत को आजमाना चाहोगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरी जगह पर नोआ लूथियर की आंख से खुद पर ही हमला करता है, लेकिन यहाँ लेवियथन की ताकत उसे उस आंख से बचा लेती है। दोस्तों लेवियथन लूथियर से थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है और यहाँ पर नोआ की ये काबिलियत देखकर महाराज भी दंग रह जाते हैं और फिर कहते हैं आज से लूथियर की ताकत तुम्हारी हुई, इसका इस्तेमाल एम्पायर के भले के लिए करना। नोआ कहता है हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एम्पायर में हर एक बड़ी चीज का फैसला एम्पायर ही लेता है, फिर चाहे वो डोमेस्टिक अफेयर्स हो या फिर डिप्लोमेटिक अफेयर्स या फिर इंपीरियल फैमिली का
प्राइवेट इंटरवल अफेयर्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि महाराज के छोटे भाई ग्रेमी अरारत ने महाराज को एक पर्सनल लेटर भेजा है। हमें पता चलता है कि ग्रेमी का बेटा अपने डोमेन जहां पर वो शासन करता है वहां के लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म उठा रहा है। यहाँ तक कि नशे की हालत में बहसबाजी के दौरान उसने एक शख्स को भी मार डाला और उसके गलती पर पर्दा डालते हुए उसके पिता ग्रानी उसके गुनाह के बदले फाइन देना चाहते हैं और कंपेंसेशन के पैसे 30,000 रेन है, जो कि एक बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। नोआ कहता है लेकिन गुनाह उनके बेटे ने किया, ना कि इन्होंने। हम इनसे ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं हमें इस बारे में सोचना चाहिए, ये रकम काफी बड़ी है और तुम जानते हो पूरे राज्य में अमन चैन बनाने के लिए पैसे कितना जरूरी है। पर नोआ कहता है लेकिन अगर हमने इस तरह से पैसे एक्सेप्ट कर लिए तो लोगों पर इसका गलत इंप्रेशन जाएगा। उन्हें लगेगा कि पैसे देकर वो किसी भी गुनाह से बच सकते हैं। इसे एम्पायर में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और भले ही एम्पायर को फंड्स की ज़रूरत हो, लेकिन इस तरह से फंड्स कलेक्ट करना सही नहीं रहेगा। महाराज नोआ की चालाक बुद्धि से इतने ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि यहाँ वो नोआ को अपना प्रीमियर एडवाइजर बना देते हैं। और इसके बाद नोआ महाराज को एक प्रपोजल देता है कि कैसा रहेगा कि अगर लोग हमें पैसा दे, लेकिन किसी सजा से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने ऑनर को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जो लोग भी एम्पायर को 1000 रेन डोनेट करेंगे उन्हें एक नाइट का ऑनर मिलेगा। जरा सोचिए, महाराज से इस सौभाग्य के पाने के लिए कितने सारे लोग इच्छुक होंगे। महाराज को नोआ को आइडिया बहुत पसंद आता है और इसके बाद वो ऑस्कर को यहाँ आने का एक आदेश पहुंचवाता है। ये जानते ही नोआ महाराज से यहाँ से जाने की इजाजत मांगता है क्योंकि वो अपने भाई ऑस्कर के काम में दखलंदाजी नहीं देना चाहता। फिर जैसे ही नोआ बाहर आता है वो देखता है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स वो गड्ढा देख रहे हैं जो तब हुआ था जब नोआ ने लेथेरियर की आग का सामना किया था। वैसे कई सारे लोग इस गड्ढे की वजह से गिरे हुए हैं। इसीलिए नोआ जीतू नाम के इस शख्स को कुछ पैसे देता है उन लोगों की कंपनसेशन के लिए जो इस गड्ढे से गिरे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जीतू 16th प्रिंस के लिए बेटल लेकर जा रहा है क्योंकि उसे बेटल्स की फाइट देखना बहुत पसंद है। वैसे वो सिर्फ 3 साल का है। अब इसके बाद अपने घोड़ा गाड़ी में बैठकर नोआ इसी बारे में सोच रहा था, जिसके बाद वो लेवियाथन और लूथियर को समन करता है और इन दोनों को ये मिनी वर्जन फाइट करवाता है। नोआ इनके फाइट देखकर चीजें सीख रहा था। लेवियाथन या लूथियर को हरा देता है। दोस्तों यहाँ नोआ के साथ जीजी नाम की ये जो मेट थी उसे ये फाइट देख बड़ा मजा आया। सो नोआ अब इन दोनों की फाइट फिर से करवाना लगता है और तभी हम देखते हैं कि नोआ का लेवल 1 से 2 हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ इसी तरह से इनकी फाइट करा रहा होता है और आज की लड़ाई में लूथिया लेवियाथन को हरा देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जोई ने भी एक अपने वक्त में कुछ मैजिकल टेक्निक सीख लिए हैं और वो इनके इस्तेमाल नोआ पर इस्तेमाल करती है, जिससे नोआ का लेवल फिर से अप हो जाता है। और दोस्तों नोआ का लेवल इतना ज्यादा जल्दी अप हुआ क्योंकि वो लूथियर और लेवियाथन को आपस में लड़कर अपनी पावर बढ़ा रहे थे। और नोआ यहाँ पर समझ जाता है कि उसे अपना जल्द से जल्द अपना लेवल अगर अप करना है तो उसे ऐसे ही मैजिकल आइटम्स चाहिए होंगे। अब तभी वहाँ पर 4th प्रिंस हेनरी आता है और यहाँ हेनरी एक चीज को सामने रखकर कहते हैं कि मॉन्स्टर नेस्ट बड़ा हो चुका है, तुम्हारी पहली लड़ाई का वक्त आ चुका है। और इस बॉक्स को खोलते ही ये नोआ को बताएगा कि नोआ को अपने फास्ट कैंपेन में कितने सोल्जर्स लेकर जाना चाहिए। इसके बाद जब नोआ ऐसा करता है तो उसे एक पर्ची मिलती है जिसपे लिखा था कि सिर्फ एक, इसके लिए नोआ अकेला ही काफी है। और ये देख हेनरी हैरान होकर कहता है तुम सच बल्ला जवाब हो। और अब रात के वक्त जब नोआ पढ़ रहा था तब उससे कोई मिलने के लिए आता है जो नोआ के लिए महाराज का संदेशा लेकर आया है और ये होते हैं ऋषि महाशय। और इसके बाद नोआ उसे झुककर ग्रीट करता है क्योंकि दोस्तों कोई भी जो भी महाराज का संदेशा लेकर आया है उसे महाराज जितने सम्मान के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। और दोस्तों महाराज के आदेश दिया है कि नोआ का फर्स्ट कैंपेन कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन किया जाता है और यह आदेश देने के बाद रिज नोआ के सामने झुक जाता है। अब इसके बाद नोआ पूछता है कि आखिर इसे पोस्टपोन क्यों किया गया है। रिज बताता है कि ऐसे उस मैसेज की वजह से किया गया है जो उस मिस्ट्री बॉक्स ने नोआ को दिया है। महाराज चाहते हैं कि नोआ ये फर्स्ट कैंपेन ग्राउंड लेवल पर हो। अब अगले सीन में नोआ इस दुकानदार पर के पास आते हैं ये जानने के लिए क्या इसके पास कोई ऐसा मैजिक आइटम है जिसके अपने खुद की विल हो। वो अब बताता है कि उसके पास ऐसा कोई आइटम नहीं है। जिसके बाद नोआ उसे पैसे देकर कहता है अगर तुम्हें ऐसे किसी आइटम के बारे में पता चलता है तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना, वैसे मैं तुम्हें और भी ज्यादा रिवॉर्ड दूंगा। अब वहाँ से आने के बाद शार्लिन पूछती है कि आपने उसे इतना ज्यादा पैसा क्यों दिया, उसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया।
अब इससे पहले कि नुआ कुछ कहता, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो दूसरे बंदे को पीट रहा था, और वो भी इस वजह से क्योंकि ये जिस आइटम को खरीदना चाहता है वो किसी पहले नहीं दूसरे कस्टमर ने रिजर्व कर लिया है। लेकिन तभी नुआ वहाँ पर आकर उसे रोकता है और शख्स नुआ को पहचान लेता है और उसे बताता है कि वो प्रिंस गिलबर्ट के हाउस होल्ड का एक मेंबर है जिसका नाम डालेम है। नुआ कहता है, तुम जो यहाँ कर रहे हो वो गलत है। डालेम कहता है, राजकुमार आप तो जानते ही होंगे, जो लोग किसी भी हाउस होल्ड के मेंबर होते हैं उन पर सिर्फ एक ही गुना लागू होता है, वो है विद्रोह का। नुआ डालेम की बात को अच्छे से समझता है, इसीलिए वो कहता है, वो तो ठीक है, पर तुम मेरे सामने खड़े होकर क्यों बात कर रहे हो। अब इससे पहले कि डालियन कुछ समझ पाता, चार्ली डालियन को पकड़ लेता है। अब इसके बाद डालियन को रस्सियों के बांध कर, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो डालियन से नफरत करते थे। नुआ कहता है, तुमने मेरे सामने खड़े होने की गुस्ताखी की है, इससे तुम्हें सजा मिलेगी। इसके बाद उसके इतना कुटाई होता है कि वो मर जाता है। जिसके बाद नुआ कहता है, रिपोर्ट बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे मैंने बताया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नुआ हाथों में हथकड़ी पहने गिलबर्ट के महल में आता है और उससे माफी मांगने के लिए नुआ को लेने के लिए गिलबर्ट का बटलर कॉयल आता है। इसके बाद नुआ फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट से मिलता है। गिलबर्ट कहता है, मेरे हाउस होल्ड के एक मामूली से आदमी ने एक राजकुमार के सामने खड़े होने की हिम्मत की है, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। लेकिन तुम्हें खुद को ज्यादा गलत समझने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे बहुत टाइम पहले ही अपने हाउस होल्ड से निकाल दिया था क्योंकि वो गलत काम कर रहा था, और तुम पर गुस्से करने की वजह मुझे तुमको शुक्रिया का अदा करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल होने से मेरे रेपुटेशन को बचाया है। वैसे मैं तुम्हें समझदारी की दाद देता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि आखिर महाराज ने क्यों तुम्हें मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनाया है। अब इसके बाद यहाँ से जाते हुए नुआ कहता है, मेरे भाई भले ही शांत नजर आ रहे थे पर वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस थे, लेकिन वो इस वक्त मुझसे नाराज़गी नहीं दिखा सकते क्योंकि इस वक्त महाराज मेरे पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं। और क्योंकि नुआ ने एक गलती की थी, छोटे भाई होने के नाते उसने तुरंत गिलबर्ट से माफ़ी मांगी, और बड़ा भाई होने के नाते ना चाहते हुए भी गिलबर्ट को उसे माफ़ करना ही था। अब इसके बाद नुआ की मेंशन में अगले सुबह नुआ से कोई मिलने आता है। डायनन बताता है कि वो शख्स मिनिस्ट्री ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड से आया है, और इसके बाद हम उस शख्स से मिलते हैं जिसका नाम डॉन ऑड्स है। ये नुआ से कहता है कि कल आपकी समझदारी देख मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, इसीलिए मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। डॉन यहाँ नुआ को कन्विंस करता है, नुआ उसकी बात को मान लेता है। जिसके बाद डॉन वहाँ से चला जाता है। नुआ कहता है, डायलन इस आदमी पर जरा नजर रखना। बाद में हमें नुआ का सीन दिखाया जाता है और उसके मेड रेडी कर रही होती है, और उसके बाद वहाँ पर बटलर आता है। वो बताने लगता है कि मास्टर मुझे माफ करना, लेकिन आपने जिसको काम पे रखा था वो मुझे काफी ज्यादा चालाक लग रहा है, और साथ ही वो काफी ज्यादा प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। और नुआ बता रहा है कि मुझे वो सब कुछ पता है। और इसके बाद बटलर ये भी बताने लगता है कि वो जो इंसान था उसके मदर फादर फर्स्ट प्रिंस के लिए काम करते हैं। और इसके बाद हमें पता लगता है कि मतलब कि जैसे नुआ की मेड है, उसको आपको परमिशन की जरूरत होगी, उसके बाद ही आप जाके शादी कर सकते हो, और आपका जो बच्चा होगा ना वो नुआ का ही वफादार होगा, मतलब कि उसी राजा का वफादार होगा। उसके आगे के जितने भी पीढ़ी होंगे वो राजा के पीढ़ी को ही वफादार होंगे। तो इसी तरीके से बंदा नुआ के यहाँ पर काम करने के लिए आया था, वो फर्स्ट प्रिंस के लिए लॉयल था, और नुआ के यहाँ पर जासूसी करने के लिए आया था। और नुआ बताने लगता है कि मैं तुम्हें बस इतना बताने चाहता हूँ कि वो स्पाई है और वो हमारे ऊपर नजर रखना चाहता है, और मैं भी बस तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम भी ना उसके ऊपर नजर रखो, और उसके बारे में तुम्हें ना किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। और बटलर भी ना अपने मास्टर की बातों में एग्री करता है, और बटलर बताने लगता है कि आपसे मिलने के लिए ना कोई आ रखा है। और इसके बाद नुआ बाहर जाता है और हमें पता लगता है कि ये वही व्यापारी था, और ने एक पेंटिंग लेकर आया है, और उस पेंटिंग का नाम हुआबा था। और इसके बाद तभी नुआ ना पेंटिंग देख कर ही पता लग जाता है कि इस पेंटिंग के अंदर कर्ज भरा हुआ है। और तभी अचानक से उसे व्यापारी वहाँ पर एक और पेंटिंग ला के रख देता है, और वो जो दूसरी पेंटिंग थी वो उसका डुप्लीकेट था। और वो पूछने लगता है कि क्या आपको दिखने में कैसा लग रहा है। नुआ बताने लगता है कि सच बताओ तो ये काफी कमाल की पेंटिंग है। और नुआ भी जानना चाहता था कि आखिर ये पेंटिंग क्या है, और वो जो रेप्लिका थी एक तरह से, और वो पेंटिंग बनने के बाद उसे को कॉपी करे किया गया था। और इसके बाद नुआ ना और भी चीजें पेंटिंग के बारे में जानना चाहता था, ओरिजिनल पेंटिंग के बारे में जानना चाहता था। इसके बाद लिटरली वो तलवार से उस पेंटिंग के ऊपर
अटैक कर देता है। ये देखकर वो व्यापारी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो देखता है कि वो ड्राइंग मूव करने लगती है और उसके अंदर जो लड़की थी वो बाहर निकालने लगती है। फिर ये देखकर वो व्यापारी और ज्यादा डर जाता है और उसे ये लगता है कि वो लड़की एक घोस्ट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोआ को उस लड़की के हर एक बात समझ में आ रहा था। असल में लड़की नोआ से टेलीपैथी के द्वारा बातें कर रहा था। फिर वो लड़की नोआ को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उस पेंटिंग से उसे आज़ाद किया। और फिर वो लड़की बताती है कि जो वो पेंटर था ना जिसने इस पेंटिंग को बनाया है, उसने असल में इस लड़की को मारकर इस लड़की का ब्लड से इस लड़की को इस पेंटिंग के अंदर सील कर दिया था। और इसके बाद वो लड़की नोआ से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। उसके बाद नोआ बताता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरा सबॉर्डिनेट बन जाओ, मेरे को हेल्प करो मेरा काम करने में। फिर वो लड़की मान जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ का जो स्टैट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर नोआ कहता है कि आखिर तुम किस तरह का मैजिक करती हो। उसके बाद वो लड़की उस व्यापारी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे देखकर वो व्यापारी हैरान हो जाता है। उसके बाद नोआ ब्रायन से मिलने जाता है और जहाँ पर ब्रायन बहुत सारा चीज़ें लेकर आया था। उसके बाद ब्रायन बताता है कि उसकी जो बेटी थी वो अटेंडेंट बन चुकी है। और ये सुन के नोआ को याद आ जाता है कि उसी ने एक तरह से कैसल के अंदर उसकी बेटी को भिजवाया था। और ये सुनकर इसी वजह से नोआ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद ब्रायन कहता है कि आप अगर थोड़ी और ज़्यादा मदद करोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो एम्परर का वायु भी बन सकता है। ये बात सुनकर नोआ सीधा मना कर देता है और कहता है कि मैं पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। उसके बाद नोआ जोया के पास जाता है और उसे एक चिट्ठी और थोड़ा पैसा देकर कहता है कि तुम्हें ये सब मेरी मदर को दे देना होगा और उन्हें ये भी बताना होगा कि मैं अड्डा का गार्डियन बन चुका हूँ एक तरह से। और ये सुनकर जोया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और नोआ से इस बारे में पूछता है। और इसके बाद नोआ बताने लगता है कि इस दुनिया में स्टेटस सबसे ज़्यादा ऊपर है, इस कारण से हमें इंसानों को इस्तेमाल करना पड़ता है एक तरह से। असल में वो अपनी मदर को इस्तेमाल करना चाहता था। उसके बाद नोया कहने लगता है कि उसके मॉम अगर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखी तो फिर वो भी उसके मॉम के साथ बहुत अच्छे से रहेगी। मैं असल में ये चाहता हूँ कि उसकी मदद से मैं मेरा मॉम का स्टेटस को बढ़ा सकूँ। और उसके बाद जोई भी मान जाती है और जब वो जाने लगती है तभी नोआ उसे रोकते हुए उसकी मॉम के बारे में पूछती है। उसके बाद जोई बताती है कि वो वैसा तो ठीक है लेकिन उन्होंने ना कल रात को एक अजीब सा साया देखा था और जब भी वो वहाँ पर देखने के लिए गई कि वो क्या है तभी वो इंसान वहाँ से भाग गया। उसके बाद नोआ कहता है कि इसके बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मॉम को भी ये बात कह देना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जोई को मॉम को रात में कोई पकड़ लेता है और उसके मॉम के गर्दन में कोई इंजेक्शन जैसी चीज़ को घुसा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोई के मॉम असल में नोआ के साथ था और वो जो लड़की थी वो असल में वो स्पिरिट थी। और उसके बाद नोआ जोया और उसके मॉम को कहता है कि अभी तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। उसके बाद अगले सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें वही बंदे को दिखाया जाता है जो नोआ के वहाँ पर काम करने के लिए आया रहता था और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा था और नोआ उसके पास ही बैठा हुआ था। और तभी हमें पता लगता है कि जोया को मदर के जिसने इंजेक्शन लगाया था वो असल में यही बंदा था और नोआ जो है इसे यहाँ पर बचा के ले आया है। फ्लैशबैक में क्या हुआ वो देखते हैं। असल में ये जो बंदा है वो रात में किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन उस रात उस बंदे को इसके इन्फॉर्मेशन उतना कुछ खास पसंद नहीं आया और उसे ये भी पता चल गया कि नोआ को इसके बारे में सब कुछ पता है। इसी वजह से वो उसे मारना चाहता था और इसी वजह से वो इतना घायल हो गया था। और ये सारी बातें सुन के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर वो कहता है कि काश मैं आपके साथ सच में असलियत में काम कर पाता। इसके बाद नोआ उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। और इसके बाद वो बंदा भी मान जाता है और फिर जब नोआ अपना स्टेटस बोर्ड देखता है वहाँ पर देखता है कि उसका जो स्टेटस था वो बढ़ जाता है जिससे उसे क्लियर हो गया था कि हाँ ये बंदा मेरे लिए अभी लॉयल है। और इसके बाद नोआ उसको आर्मेलिया भेज देता है और कहता है कि तुम वहाँ पर एक जनरल के तौर पर काम करोगे। और इसके बाद वो जो बंदा था वो एक सीक्रेट बात भी बता देता है फर्स्ट प्रिंस का कि जो फर्स्ट प्रिंस है वो राजा को एक शराब दिए थे जिसमें जहर मिला हुआ है जिससे कि राजा और जो फर्स्ट प्रिंस है वो धीरे धीरे करके मौत के करीब जाते हैं। फिर अगले सीन में नोआ महाराज के पास जाता है और कहता है कि आपको फर्स्ट प्रिंस ने जो भी ड्रिंक करने के लिए दिया है उसे बिल्कुल भी ड्रिंक मत करना। फिर महाराज कहते हैं कि ऐसा क्यों है। तो फिर नोआ बताता है कि असल में फर्स्ट प्रिंस आपको और क्राउन प्रिंस को मारना चाहता है, इसी वजह से उसके उस ड्रिंक के अंदर जहर मिला दिया है। और ये सुनकर महाराज काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहता है कि सच में नोआ तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। और उसके बाद जितने भी लोग फर्स्ट प्रिंस के साथ मिले हुए थे उनको सभी को पकड़ लिया जाता है और फर्स्ट प्रिंस को भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद नोआ सोचता है कि महाराज को तो सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता हो जाता है, फिर इस ड्रिंक के बारे में उन्हें कैसे पता नहीं था।
फिर वो ये सोचता है कि शायद उन्हें इस बारे में पता था, लेकिन फिर वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे कि उन्हें कुछ पता नहीं था। इसके बाद नोया महाराज के पास जाता है और इस बारे में पूछता है। फिर महाराज बताते थे कि हाँ, मुझे इस बारे में पता था। फिर वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मिलिट्री अफेयर्स में वाइस मिनिस्टर के तौर पर काम करो और साथ ही उसे गवर्नमेंट जनरल कर भी बुलाया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मैंने ऐसा क्यों किया है। और इसके बाद हमें इसका रीज़न बताया जाता है कि किसी भी तरह से अगर महाराज का मौत हो जाए तो फिर जो सेना है, जो ये पूरा राज्य है, वो नुआ के अंडर आ जाएगा। नुआ इस सब कुछ को कंट्रोल करेगा और सभी को नुआ की ऑर्डर को ही फॉलो करना होगा। उसके बाद नुआ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर उसे ये समझ में आता है कि उसके डैड उस पर कितने ज़्यादा भरोसा करते हैं और नुआ भी अपने डैड का भरोसा तोड़ना नहीं चाहता। अगले सीन में हमें महाराज के पैलेस पे दिखाया जाता है कि सभी लोग वहाँ पर थे और ये डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट प्रिंस के साथ अब क्या होगा। उसके बाद नुआ कहता है कि उसे हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंस है और उसने डायरेक्टली आपको मारने की कोशिश नहीं की है, इसी वजह से हम उसे तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो फिर हम उसे उम्र कैद की सज़ा दे सकते हैं। ये सुनकर महाराज खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्राउन प्रिंस कहता है कि उसने महाराज को मारने की कोशिश किया है। महाराज को जो भी मारने की कोशिश करेगा उसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। उसके बाद महाराज कहता है तुम जो चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद वो क्राउन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। उसके बाद महाराज कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। फिर वो कहते हैं कि तुम आगे जाके बहुत अच्छे राजा बन सकते हो और फिर वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें अभी काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए। पहले वो सोचते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि गिलबर्ट को पकड़ लिया गया है तो उसके नाम पर जो ज़मीन है, जो चीज़ें हैं, वो सब तुम रख सकते हो। लेकिन नोया उसे डायरेक्ट मना कर देता है। फिर वो कहता है कि गिलबर्ट का जो लॉयल सर्वेंट है उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने उसे फंसवाया है ताकि मैं उसका जो संपत्ति है उसे दे सकूं। और वैसे भी अगर इस बारे में बाकी प्रेस को पता चला तो वो लोग अपने आप में ही झगड़ा करने लगेंगे एक दूसरे के संपत्ति हथियाने के लिए, जो कि एकदम ठीक नहीं होगा। और फिर महाराज ये सुनकर कहते हैं रिवॉर्ड की क्या ही ज़रूरत है, तुम अभी 12 साल के हो चुके हैं तो तुम्हारा शादी भी तो काफ़ी जल्दी होने वाला है और तुम्हारा जो पत्नी होगी उसकी तरफ से भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट मिलेगा। इसके बाद नोया जो होता है वो हमें एक्सप्लेन करने लगता है कि इस किंगडम में जो पहली जो शादी होती है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल मामलों के लिए ही होता है ताकि लोग अपने एरिया को और भी ज़्यादा बढ़ा सके या फिर और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके। उसके बाद किंग कहते हैं कि नोआ मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ लिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुमने लाइटनिंग प्रिंस का तो नाम सुना ही होगा ना, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मैंने तुम्हारा शादी को ठीक कर दिया है और उसका ग्रैंड चिल्ड्रन का सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। और इसके बाद महाराज नोया को वार्निंग देने लगते हैं कि तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चालाक है। और ये बात सुन के नोया भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और फिर वो कहता है कि आखिर अगर ऐसे बात है तो मुझे खुद उसे चेक करना पड़ेगा कि वो कौन है। और उसके बाद नोआ वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ अपने मेट के साथ मार्केट में घूम रहा था, तभी उसे एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखता है, जहाँ पर वो जाकर देखता है कि एक लड़की कहता है कि मुझे बस 3 रियान दो और उसके बाद मुझे चैलेंज करो और जो भी बंदा जीतेगा वो जो भी करेगा मैं वो करूँगी और जो भी बंदा हारेगा उसका सारा पैसा मैं दे दूँगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसे चैलेंज करते हैं लेकिन कोई भी उसे जीत नहीं पाता। लेकिन आखिर में एक बंदा आता है और कहता है कि तुम मुझसे लड़ो और लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। और तभी वो बंदा उस लड़की के पेट में एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से घुसा मारती है जिससे कि वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर वो लड़का जब उस बंदी को लेकर जा रहे थे तब नोया कहता है कि कम से कम यार चीटिंग तो मत करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के पैर में कुछ सुई जैसी चुभी हुई है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। और इस बंदे के साथ कोई और एक बंदा मिला हुआ था जिसने कि ये चीज़ किया है। उसके बाद ये बंदा कहता है कि तो छोटा सा चिरकुट इतना ज़्यादा शाह क्यों बन रहा है। उसके बाद वो बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो लेविथन को बुलाता है और उसे हरा देता है। और इसके बाद वो बंदा डर के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ ने उस लड़की को ले आकर एक बेंच में सुला दिया था। जिसके बाद वो लड़की जब जागती है तो फिर वो लड़की इससे पूछता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों आखिर। फिर नोआ कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम ये सब आलतू फालतू चीज़ें कर क्यों रही हो। उसके बाद ये लड़की कहने लगती है कि उसका सपना था एक काफ़ी अच्छा सोल्जर बनना, लेकिन उसके साथ काफ़ी गलत व्यवहार किया गया, इसी वजह से वो अब ये सब कर रही है पैसा कमाने के लिए। इसके बाद नोआ कहता है कि चलो ठीक है तुम्हें एक सोल्जर बनना है। तो फिर उसके बाद नोआ उसे थोड़ा पैसा दे देता है
और कहता है कि तुम्हें रहने के लिए भी मैं एक जगह दे दूंगा, और जब भी सोल्जर का जो एग्ज़ाम होगा तभी मैं तुम्हें उसके बारे में इन्फॉर्म ज़रूर कर दूंगा ताकि तुम सोल्जर बन पाओ। और ये सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। फिर नोया जब बताने ही वाला था तभी वो बंदा फिर से अपने कंट्रोल के साथ आ जाता है और नोया को चैलेंज करता है। उसके बाद नोया अपना दूसरा रिंग को यूज़ करता है जो कि उसने हाल ही में लिया था। उसके बाद उसके हाथ में आग जैसा कुछ आ जाता है जिससे कि वो उन सबको हरा देता है। और उन सभी के साथ जो गार्ड आया था वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांग रहा था और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये लोग जिससे लड़ने वाले हैं वो आप हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए 13 इम्पीरियल प्रिंस। और उसके बाद नोआ उसे माफ़ कर देता है, जिसके बाद उस लड़की को पता चल गया था कि नोआ एक प्रिंस है और इसे ध्यान कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है, सच में मैंने तुम्हारे जैसे इंसान आज तक कभी नहीं देखा। उसके बाद नोआ उसकी तरफ देखता है और जब उसकी नज़र उस बोतल की तरफ जाता है तभी वो अपना घुटने टेक कर रिस्पेक्ट देने लगता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं, ये लाइटनिंग प्रिंस है। और इसके बाद नोआ हमें बताने लगता है कि जब उसके डैड की हालत बहुत ख़राब था तब ये प्रिंस आकर ही इन सब चीज़ों को उसके डैड को संभाला था। और एक तरह से हमें बताया जाता है कि ये जो किंगडम है ये अभी जो है ये इस प्रिंस की वजह से ही है। और उसके बाद ये लाइटनिंग प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है, और हाँ, मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। और तभी नोआ कहता है कि अगर मैं आपका उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तब क्या होगा। लाइटनिंग प्रिंस कहता है कि इसका मतलब मैं उससे तुम्हारा शादी नहीं करवा सकता। और इसके बाद जो लाइटनिंग प्रिंस है वो निकाह ऑरा रिलीज़ करता है, जिसके बाद हमारा नोआ भी है वो भी अपना ऑरा रिलीज़ करता है, जिसे देखकर लाइटनिंग प्रिंस हैरान हो जाता है कि इसके पास इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसे है। और उसके बाद वो लाइटनिंग प्रिंस कहता है कि ठीक है, तुम टेस्ट में पास हो गए और तुमने मुझे काफ़ी इम्प्रेस भी किया। और इसके बाद वो नोआ से खुश होकर उसे एक रिंग देते हैं जो पहनते ही नोआ एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। और तभी नोआ के सामने एक काफ़ी अजीब सा शांड आ जाता है जिसको उसके बाद नोआ अपने लेवाइथन को बाहर निकाल कर एक ही स्लैश में उसे ख़त्म कर देता है। फिर वो शांड कहता है कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि हम जो नोआ होता है वो किसी भी चीज़ को छूता है वो सोने में बदल जाता है। असल में ये जो पावर है ये उस सांड का ही है। और हाँ, वो जो सांड है उस सांड का नाम बेहमूत होता है। और इसके बाद नोआ जो होता है वो अपना सारा चीज़ों को दिखाता है, और जब भी नोआ उन चारों को चीज़ों को एक साथ यूज़ करता है तभी नोआ एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस भी होता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें बताया नहीं जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा कुछ होने वाला है, तो देखते हैं आगे क्या होता है।